इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के बाद नेक्स्ट टर्म है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स का मीनिंग क्या है? फ्लक्स का मीनिंग है टोटल नंबर ऑफ लाइन क्रॉसिंग द सरफेस। टोटल नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स क्रॉसिंग द सरफेस, किसी भी सरफेस को क्रॉस करके जाने वाली लाइनों की संख्या क्या है। क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को नंबर ऑफ लाइन से दिखाया है, और पिछली क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को क्या बोला था? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो था वो था नंबर ऑफ लाइन पर यूनिट एरिया, यानी किसी एरिया में कितनी लाइन क्रॉस करके जा रही है उसके हिसाब से नंबर ऑफ लाइन पर यूनिट एरिया को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कहा था। अभी हम जिस टर्म में इंटरेस्टेड हैं वो है फ्लक्स। फाई से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कितनी लाइनें किसी एरिया को क्रॉस करके जा रही है ये हम निकालना चाहते हैं। तो रिप्रेजेंट किया अपन ने इसको फाई से, और एक बहुत छोटा सा एरिया बनाया, इतना सा। अब बहुत छोटा सा एरिया बनाया पर तो दिखेगा ही नहीं इतना छोटा सा, तो इसलिए अपन इसका थोड़ा एनलार्ज डायग्राम बना देते हैं कि बहुत छोटा सा एरिया ये वाला है ना, दिखाने के लिए तो बड़ा है लेकिन बहुत छोटा सा एरिया, और इस एरिया की डायरेक्शन इधर की तरफ डीएस, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मान लो वो इधर की तरफ दिया हुआ है। और छोटा सा एरिया हमने इसलिए लिया क्योंकि अलग अलग जगह अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है तो फिर अलग अलग जगह वैल्यू ई की अलग अलग लिखनी रहेगी। जैसे वर्क डन निकालते हैं, वन वेरिएबल फोर्स होता है, तो उस वाली स्थिति में अपने क्या करना होता है? डी डब्ल्यू बराबर एफ डॉट डी एस, यानी छोटा सा वर्क डन लिख करके और फिर इंटीग्रेट करके आंसर निकाल रहे होते हैं। ऐसे ही क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग डीएस वाली पोजीशन पर अलग अलग हो सकता है। इस कारण से हमने क्या किया कि पहले छोटा सा पार्ट के लिए फ्लक्स डिफाइन करें। तो सबसे पहले बताओ फ्लक्स क्या है? फ्लक्स का मतलब है नंबर ऑफ लाइन क्रॉसिंग द सरफेस। तीन बातें हैं, एक तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के किसी पॉइंट पर खींची गई टेंजेंट उस पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, यह है डायरेक्शन के लिए। मैग्नीट्यूड के लिए नंबर ऑफ लाइन पर यूनिट एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बोलते हैं। और अब जो तीसरी टर्म हम पढ़ने जा रहे हैं वो है फ्लक्स। क्या है फ्लक्स? नंबर ऑफ लाइन क्रॉसिंग द सरफेस, कितनी लाइनें सरफेस को क्रॉस करके जा रही हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, फाई से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। पहले छोटे से एरिया के लिए लिखना चाहें तो छोटे से एरिया के लिए डी फाई, स्मॉल फ्लक्स को डी फाई से लिख रहे हैं अपन, तो डी फाई बराबर अपन लिखेंगे क्या? किस तरह से डिफाइंड है फ्लक्स? ई डॉट डी एस। ई का मतलब क्या है? ई का मतलब है नंबर ऑफ लाइन पर यूनिट एरिया। अब ये है नंबर ऑफ लाइन पर यूनिट एरिया और ये है एरिया, तो नंबर ऑफ लाइन पर यूनिट एरिया, एरिया से गुणा हुआ, एरिया एरिया कैंसिल हो गया, तो क्या बचा रह गया? नंबर ऑफ लाइन। तो ये नंबर ऑफ लाइन आ गया। अच्छा अब देखो, जैसे मान लो पानी बरस रहा है, ऐसे इस तरह से पानी बारिश हो रही है, उसको अपन ने लाइन से दिखा दिया, ऐसे लाइन ऑफ फोर्स से दिखा दिया। अब एक बाल्टी यहाँ पे रखी हुई है ऐसे, तो ये जो बाल्टी यहाँ पे रखी हुई इसमें कितना पानी गिर रहा है वो अपन यहाँ जो लाइनें दिखा रखी हैं पर यूनिट एरिया पता है, तो इस एरिया से मल्टीप्लाई करके हम बता सकते हैं कि कितना पानी इसमें जा रहा है। अब मान लो कि किसी केस में बाल्टी जो है वो इस तरह से है और हॉरिजॉन्टली है ऐसे इस तरह से, और पानी ऐसे गिर रहा है इस तरह से। अब बताओ कि कितना पानी इसमें से जाएगा? तो इसमें से तो कुछ भी नहीं जाएगा, पानी तो आ रहा है लेकिन इसमें से कुछ नहीं जा रहा है। एरिया भी है, नंबर ऑफ लाइन भी है, लेकिन नंबर ऑफ लाइन क्रॉसिंग द सरफेस जो है वो 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें नंबर ऑफ लाइन पर यूनिट एरिया को जब एरिया से मल्टीप्लाई करना है तो इस तरह से आंसर बताना होगा कि थीटा 0 होने पर वैल्यू मैक्सिमम आए, थीटा 90 होने पर वैल्यू 0 आए। तो इसका मतलब ई डॉट डी एस, यानी हमने इसको ई डी एस कोस थीटा के टर्म में लिख दिया, ई डी एस कोस थीटा, ताकि थीटा 0 होने पर 0 आए, थीटा 90 होने पर 0 आए और थीटा 0 होने पर मैक्सिमम आए। वैसे भी फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी, फाई एक स्केलर क्वांटिटी है, इस कारण से हमें इन दोनों के बीच डॉट प्रोडक्ट करना था। पर उसका कारण ये भी है डॉट प्रोडक्ट करने का कि किसी भी सरफेस को क्रॉस करके जाने वाली लाइनों की संख्या जब थीटा 0 डिग्री होगा तब मैक्सिमम होगी और थीटा 90 होगा तब 0 होगी। ये हमने स्मॉल एलिमेंट के लिए लिखा। अब टोटल फ्लक्स निकालना है अगर अपने को तो क्या करें? इसका इंटीग्रेशन कर दें। तो फाई निकालना है अगर अपने को टोटल फ्लक्स, तो डी फाई बराबर क्या हो गया? ये हो गया ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, यानी ई डी एस कोस थीटा। इस तरह से हम फ्लक्स निकाल सकते हैं। तो अब अपने को क्या रहेगा? फ्लक्स निकालना है तो हमें किसी भी डीएस के दौरान ई का फंक्शन लिखकर उसे इंटीग्रेट कर देंगे। अच्छा कभी ऐसा हो अगर कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कांस्टेंट हो, ई वेक्टर जो है वो कांस्टेंट हो, तो फिर उस वाली स्थिति में क्या होगा? यानी सभी जगह ई एक जैसा हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी, तो ई वेक्टर यहां से बाहर आ जाएगा, और बाहर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? फाई बराबर ई डॉट डी एस, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, और इसमें से ई वेक्टर बाहर आ गया और यहाँ क्या बचा रह गया? डी एस वेक्टर, और डी एस वेक्टर का जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो गया? एस वेक्टर। तो
फ्लक्स फाई बराबर हो गया क्या, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। ये कब के लिए है, ये तब के लिए है जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो यानी कांस्टेंट हो। अगर कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, तो क्या करना रहेगा अपने को, इंटीग्रेशन। और अगर कांस्टेंट है तो सीधा अपन क्या यूज कर सकते हैं, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। जैसे वर्क कर निकालते हैं अपन, तो फोर्स कांस्टेंट हो तो सीधा एफ डॉट एस कर देते हैं, ऐसे ही यहाँ पर ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर कर दिया। एस वेक्टर को हमने एरिया से रिप्रेजेंट किया है, एरिया को हमने वेक्टर क्वांटिटी लिया है यहाँ पर। तो एरिया की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे अपन, एरिया की डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर। जैसे बोर्ड है तो इसका एरिया किधर की तरफ, तो बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर। बोर्ड अगर ऐसे एक्स वाई प्लेन में है तो फिर जेड एक्सिस के अलोंग, इस तरह से हम थीटा ले रहे होंगे। तो थीटा मतलब एरिया की डायरेक्शन कैसे लेंगे, प्लेन के परपेंडिकुलर। एक प्लेन ऐसे है, ऐसे इस तरह से, तो एरिया की डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर ऐसे। प्लेन ऐसे है इस तरह से, तो इसकी एरिया की डायरेक्शन ऐसे इस तरह से, परपेंडिकुलर ऐसे है तो इस तरह से डायरेक्शन ऐसे। इस तरह से हम एरिया की डायरेक्शन ले रहे होंगे। तो स्मॉल एरिया डीएस जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, छोटे से एरिया को, स्मॉल एरिया को। और एस जो है वो बड़े एरिया, लार्ज एरिया यानी पूरे एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह से हम फ्लक्स को डिफाइन कर सकते हैं। इसकी यूनिट निकालना चाहें अगर अपन फ्लक्स की, तो यूनिट किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, यूनिट ऑफ फाई। तो फाई की जो यूनिट है उसमें ई न्यूटन पर गुलाम और एरिया मीटर स्क्वायर, यानी क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर गुलाम। इस तरह से हम फ्लक्स की यूनिट लेंगे और जो है डायमेंशन हम निकाल ही सकते हैं। फोर्स के अपन जानते हैं, एरिया की जानते ही हैं, और गुलाम क्यू बराबर आई टी से हम इसकी डायमेंशन लिख सकते हैं। छोटे से एग्जाम्पल देखें। जैसे मान लो कि एक एरिया है यहाँ पर ऐसे इस तरह से, और ये जो एरिया है वो इस तरह से रखा हुआ है कि बोर्ड के प्लेन के अलोंग रखा हुआ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी इस तरह से है। तो हमें एक तो इसमें फ्लक्स बताना है और एक एंगल लिखना है ई वेक्टर और एस वेक्टर के बीच में। तो देखो ई वेक्टर तो बोर्ड के प्लेन में है और एरिया वेक्टर ऐसे बाहर की तरफ है। तो ई वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो कितना हो गया, 90 डिग्री। तो थीटा जो है वो कितना हो गया, थीटा हो गया 90 डिग्री। तो फ्लक्स लिखना चाहे ई यूनिफॉर्म है और ई की वैल्यू ई के बराबर है, तो ये कितना हो गया, ई इंटू एस। एरिया भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, लेकिन दोनों के बीच का जो एंगल है किसका, एरिया वेक्टर का और ई के बीच का एंगल कितना है, वो 90 डिग्री। तो जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो नंबर ऑफ लाइन क्रॉसिंग द सरफेस, ऐसा क्यों है कि नंबर ऑफ लाइन क्रॉसिंग द सरफेस, लाइनें जा तो नहीं है पर एरिया को क्रॉस करके नहीं जा रही हैं। तो नंबर ऑफ लाइन क्रॉसिंग द सरफेस जो है वो कितनी है, 0। तो इस वाले केस में फ्लक्स कितना हो गया, 0। ये वाले में। अब ये वाला देखें, इस वाले में पहले एरिया ऐसे था और इलेक्ट्रिक फील्ड की इस तरह से था, अब एरिया ऐसे रख दिया। तो एरिया की डायरेक्शन भी ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ये है, और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, वैल्यू ई की ई के बराबर है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इधर की तरफ है। अब देखो ई की डायरेक्शन इधर की तरफ और एरिया जो है वो भी इधर की तरफ, दोनों इधर की तरफ। तो बताओ जो फ्लक्स है वो कितना होगा, तो थीटा लिखें पहले, एंगल बिटवीन ई एंड एस, तो हो गया कितना, 0 डिग्री। और फ्लक्स लिखना चाहें तो कितना हो गया, ई इंटू एस, इसकी साइड जो है वो ए है, तो एरिया कितना हो गया, ए स्क्वायर और इंटू कोस 0, कोस 0 1 हो गया, तो ई इंटू ए स्क्वायर। ये फ्लक्स का वैल्यू हो गया। फ्लक्स माने नंबर ऑफ लाइन क्रॉसिंग द सरफेस। नेक्स्ट एग्जांपल में इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 20 आई कैप प्लस 10 जे कैप। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है 20 आई कैप प्लस 10 जे कैप, और हमें एक रेक्टेंगुलर एरिया है 2 मीटर स्क्वायर का और वाई जेड प्लेन में रखा हुआ है, और इसमें से जाने वाला फ्लक्स माने नंबर ऑफ लाइन क्रॉसिंग द सरफेस पता लगाना है। तो सबसे पहले देखो कि ई यूनिफॉर्म है, तो ई यूनिफॉर्म है तो अपन क्या मेथड यूज कर सकते हैं, सीधा क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, फाई बराबर ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। एरिया वेक्टर लिखे तो ई वेक्टर तो है 20 आई कैप और प्लस 10 जे कैप, और एस वेक्टर क्या है, एरिया वेक्टर वो दिया हुआ है अपने को 2 मीटर स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या बनेगी इसकी एरिया वेक्टर की, वाई जेड प्लेन में है यानी एक्स एक्सिस के अलोंग। अब देखो एक्स एक्सिस के अलोंग जो इसका एरिया है ना, उसके लिए 2 डायरेक्शन पॉसिबल है। वाई जेड प्लेन में, जैसे बोर्ड वाई जेड प्लेन में मान लो, अब बोर्ड वाई जेड प्लेन में है, ये बोर्ड, ये वाई जेड प्लेन, तो इसके परपेंडिकुलर इधर की तरफ एक्स एक्सिस है यानी आई कैप, और उधर की तरफ क्या है, माइनस आई कैप। अब इधर आई कैप इधर माइनस आई कैप, पर दोनों ही परपेंडिकुलर है, तो दोनों में से कौन सा लेंगे अपन, तो दोनों में से वो लेंगे जिधर की तरफ बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव फ्लक्स आता हो। अगर कभी हमें एरिया की 2 पॉसिबल डायरेक्शन पॉसिबल हो और सवाल में बता नहीं रखा हो, हमने इतना तो पता लगा लिया कि वाई जेड प्लेन के परपेंडिकुलर यानी एक्स एक्सिस के अलोंग है, लेकिन
जो एक्स एक्सिस के अलोंग है डायरेक्शन ऐसे, उसमें आई कैप लेना है या माइनस आई कैप, वो हमने ऐसे डिसाइड किया। यहाँ आई कैप था, आई कैप माइनस आई कैप में से अगर हम यहाँ एरिया में आई कैप लेते हैं तो फ्लक्स पॉजिटिव आएगा, और माइनस आई कैप लेते हैं तो नेगेटिव आएगा। तो बाय डिफॉल्ट हमें कैसा फ्लक्स बनाना है, पॉजिटिव फ्लक्स, इसलिए अपन ने क्या ले लिया, आई कैप ले लिया। इसलिए तो एरिया की डायरेक्शन इस तरह से लेनी है अपने को ताकि फ्लक्स जो है वो पॉजिटिव आए। तो फ्लक्स फाई बराबर क्या बन गया अपने पास, फाई बराबर हो गया यहाँ से 20I.2I यानी कितना 40, और जे डॉट आई तो जीरो हो जाएगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कुलाम, ये फ्लक्स की वैल्यू हो गई। ये तब के लिए था जब ई यूनिफॉर्म है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि एक स्क्वायर है और उसके एक कॉर्नर पर एक छोटा सा पॉइंट चार्ज हमने रख दिया है। तो एक पॉइंट चार्ज यहाँ कॉर्नर पर रख दिया अपन ने, और अब हमें पता लगाना है कि इसमें से कितना फ्लक्स जा रहा होगा। जैसे ये स्क्वायर है अपने पास यहाँ पर, और इस स्क्वायर के एक कॉर्नर पर एक पॉइंट चार्ज रख दिया यहाँ पर अपन ने, कॉर्नर वाली पोजीशन पर। अब इस स्क्वायर में से कितना फ्लक्स जा रहा होगा, लाइनें कितनी जा रही होंगी। तो इस पॉइंट चार्ज से लाइनें इधर भी जा रही हैं, ऐसे भी जा रही हैं, इधर भी जा रही हैं, अलोंग यूं भी जा रही हैं ऐसे अलोंग द सरफेस ऐसे, इस तरह से। तो ऊपर तो जा ही रही थी ऐसे भी, ये पॉइंट चार्ज यहाँ रखा हुआ है कॉर्नर पे, और इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है। तो हमें क्या पूछा है, इस स्क्वायर में से फ्लक्स का नंबर मीनिंग होता है नंबर ऑफ लाइन क्रॉसिंग द सरफेस, यानी नंबर ऑफ लाइन जो सरफेस को क्रॉस करके जा रही हो। जैसे मान लो एक दरवाजा है, अब दरवाजे के अलोंग अलोंग ही दरवाजा है, जैसे अब इसके अलोंग अलोंग मक्खी उड़ रही है ऐसे कुछ, अब कुछ मक्खियां इसके अलोंग अलोंग उड़ रही, लेकिन उधर भी नहीं जा रही, कमरे के अंदर भी नहीं आ रही और कमरे के बाहर भी नहीं जा रही, अलोंग द सरफेस ही उड़ रही है बस ऐसे, इसी के अलोंग ऐसे। तो फिर नंबर ऑफ मक्खी जो क्रॉस करके जा रही है तो कमरे के अंदर या बाहर वो कितनी है, वो तो जीरो ही है, क्योंकि नंबर ऑफ लाइन क्रॉसिंग द सरफेस यानी पार करके जाना, पार करके जाना। तो देखो बताओ, जब ये चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है कॉर्नर पर, तो लाइनें इस सरफेस को क्रॉस करके जा रही या नहीं जा रही है, आर पार जा रही है या नहीं जा रही, तो नहीं जा रही। तो इस वाले केस में फ्लक्स की जो वैल्यू है इस वाले केस में वो कितनी आएगी, इस वाले क्वेश्चन का आंसर, फ्लक्स का आंसर लिखना है तो कितना जाएगा, जीरो। तो अगर ये चार्ज हल्का सा भी ऊपर होता ना यहाँ से, जैसे यहाँ से हल्का सा भी ऊपर होता है, ऐसे हल्का सा भी ऊपर होता, फिर लाइनें क्रॉस करके जा रही होती। हालांकि तब हम उसे कैलकुलेट नहीं कर पाते क्योंकि इंटीग्रेशन करना पड़ता, हर ई और डीएस के बीच का एंगल अलग, मैग्नीट्यूड अलग अलग, इसलिए हमसे जानकर ये वाला पूछा कि स्क्वायर के कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ है तो नंबर ऑफ लाइन जो पार करके जा रही हो, यूं जा रही है, यूं जा रही है, ऐसे जा रही है, लेकिन अलोंग द सरफेस जा रही हैं ऐसे, यूं भी लाइनें हैं ऐसे इस तरह से, लेकिन इसके अंदर होकर के नहीं जा रही हैं। अगर चार्ज को हल्का सा ऊपर करते तब इसके अंदर होकर के जाती। ये क्वेश्चन बार बार आगे भी काम आता रहेगा कि स्क्वायर के कॉर्नर पर एक पॉइंट चार्ज, छोटा सा चार्ज रखा हुआ है अगर, तो इस स्क्वायर में से है ना, अंदर स्क्वायर में से नंबर ऑफ लाइन क्रॉसिंग द सरफेस वो कितना बना, जीरो। तो इस वाले क्वेश्चन में जब हमें पता लगाना था कि कितनी लाइनें इसको क्रॉस करके जा रही हैं, तो फ्लक्स का जो वैल्यू है यहां भी लिख दी, यहां भी लिख देता हूं, फ्लक्स का जो आंसर है वो कितना आ गया, जीरो, है ना। क्वेश्चन वाली से एक बार और देख लो। अ पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर के कॉर्नर पे रखा हुआ है, ऑफ साइड ए, साइड भी दे रखी है, और देन फाइंड द फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। तो स्क्वायर में से फ्लक्स कितना, नंबर ऑफ लाइन क्रॉसिंग द सरफेस, ऊपर से जा रही है, इधर से जा रही है, अलोंग द सरफेस जा रही है पर पार करके नहीं जा रही है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार काम आएगा। तो फ्लक्स की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन में वेरिएबल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, अलग अलग जगह अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है तो फिर फ्लक्स किस तरह से निकालेंगे। क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्यू। ये एक पॉइंट चार्ज क्यू है, इसी कारण फ्लक्स निकालना है। कहाँ से, थ्रू अ सर्कुलर रीजन, एक रीजन है सर्कुलर रीजन, उसकी रेडियस आर है, ये जो सर्कुलर रीजन है ऐसे रखा हुआ है सर्कल इस तरह से, वाई जेड प्लेन में जो सर्कल रखा हुआ है और एक्सिस इसकी एक्स एक्सिस है, और यहाँ पॉइंट चार्ज क्यू है, तो ये तो है सर्कल ऐसे, और ये पॉइंट चार्ज क्यू। तो इस पॉइंट चार्ज क्यू के कारण इस रिंग में से, इस सर्कल में से, सर्कुलर रीजन में से जिसकी रेडियस आर है में से कितना फ्लक्स जा रहा होगा ये हमें पता लगाना है। फ्लक्स थ्रू दिस सर्कल ये हमें निकालना है। इफ द चार्ज इज प्लेस्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग, इस रिंग की एक्सिस पर ये चार्ज रखा हुआ है एट अ डिस्टेंस एक्स, क्यू से सेंटर की जो डिस्टेंस है वो एक्स के बराबर है, इसमें से हमें फ्लक्स की वैल्यू पता लगानी है। फ्लक्स माने नंबर ऑफ लाइन क्रॉसिंग द सरफेस। अब देखो
इस पॉइंट चार्ज के कारण यहां पर या यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी कि अलग अलग होगी? अलग अलग होगी। अब अगर अलग अलग होगी तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो ऐसा करें, एलिमेंट ले लेते हैं। तो डी फाई बराबर क्या बना? ये बना ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर या ई इंटू डी एस इंटू कोस थीटा। तो क्या करें, ऐसा डीएस ढूंढने जिसकी हर पोजीशन पर ई एक जैसा हो। एलिमेंट ले रहे हैं जब अपन, तो एलिमेंट लेने के दौरान किस तरह से एलिमेंट लेंगे कि ऐसा डीएस ढूंढने जिसके हर पोजीशन पर ई जो है वो एक जैसा हो, उस डीएस पर, पूरे एरिया पर तो नहीं, ऑब्वियसली डीएस पर, और उस ई और डीएस के बीच का एंगल भी हमको पता हो। यानी पॉइंट चार्ज से सेम डिस्टेंस वाले पॉइंट का कलेक्शन, पॉइंट चार्ज से सेम डिस्टेंस वाले पॉइंट का कलेक्शन। तो यहां से अगर अपन एक रिंग लेते हैं, मान लो आर रेडियस की, और उसकी विड्थ ले लें डी आर, तो ये है एक रिंग जिसकी रेडियस आर है और विड्थ इसकी डी आर है। ये बड़ी रिंग का सर्कुलर रीजन कैसे था? ये है बड़ी रिंग, ये है पॉइंट चार्ज, यहां से ये है एक्स, आर डिस्टेंस पर ऐसे हमने रिंग ली, स्मॉल आर डिस्टेंस पर, आर पर जाकर डी आर विड्थ की रिंग ली है। अब इसी कारण जो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें इस पॉइंट की यहां से डिस्टेंस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस वाले पॉइंट से डिस्टेंस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे इन पॉइंट से जो डिस्टेंस है इसके अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वो सेम, यानी ई की वैल्यू सेम। तो यहां पर ई की वैल्यू सेम वाले डीएस ढूंढा है अपन ने, आर पर जाकर डी आर विड्थ का, और इस जगह पर जो ई बन रहा है वो ऐसे इस तरह से, ऐसे ही यहां पर जो ई बन रहा है वो ऐसे इस तरह से, ये तो है ई, और ये डीएस की डायरेक्शन डीएस, और माना कि ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा हो गया, ऐसे ये वाला एंगल थीटा तो ये वाला एंगल थीटा। अब ई और डीएस के बीच का एंगल यहाँ 0 डिग्री है, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे अलग अलग जगह के लिए जो थीटा बन रहा होगा वो अलग अलग बन रहा होगा। तो इस तरह से अपन ने डी फाई की वैल्यू लिख दी इस स्मॉल आर रेडियस वाली रिंग के लिए। डी फाई बराबर लिखे यहां पर वैल्यू, टोटल फ्लक्स निकालना है अगर हमको तो इंटीग्रेशन कर देंगे, तो फाई बराबर क्या बन जाएगा, ई का मैग्नीट्यूड वो कितना हो गया, के क्यू अपॉन, और ये डिस्टेंस कितनी बनेगी, ये वाली, ये हो गया अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। डीएस क्या बना, डीएस इक्वल टू ये है 2 पाई स्मॉल आर और इनटू डी आर, ये गया डीएस। कोस थीटा की वैल्यू क्या हो गई, बेस एक्स अपॉन हाइपोटेनस यानी रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन करें तो टोटल फ्लक्स फाई की वैल्यू मिल जाएगी अपने को। इस दौरान एक्स कांस्टेंट है, पॉइंट चार्ज की रिंग के सेंटर से डिस्टेंस, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है स्मॉल आर, तो स्मॉल आर की लिमिट लगा देंगे, कहां से कहां तक, स्मॉल आर की लिमिट 0 से लेकर के कैपिटल आर तक। तो यहां से फाई बराबर के क्यू 2 पाई बाहर आ गया, एक्स बाहर आ गया, और अंदर क्या बचा रह गया, अंदर बचा रह गया आर डी आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। के को लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो ये बन गया 4 पाई एप्सिलॉन 0, 2 पाई से 4 पाई 2 बार कट जाएगा, तो ये हो गया अपने पास क्या, Q/2 एप्सिलॉन 0। और यहाँ लिमिट लगा दें आर की लिमिट कहां से कहां तक लग जाएगी, 0 से लेकर के कैपिटल आर तक। तो इसे आप इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेट करने पर फ्लक्स का आंसर क्या आ रहा है वो निकाल लें। इंटीग्रेट करने के बाद कांस्टेंट चीजें बाहर ले ली अपन ने, और ये बचा रहेगा यहाँ से क्या, आर डी आर और आर स्क्वायर प्लस की पावर 3/2, ये है रिंग में से फ्लक्स। तो इसके इंटीग्रेशन के बाद क्या आंसर आ जाएगा, इंटीग्रेशन के बाद आ गया Q/2 एप्सिलॉन 0 इंटू 1 माइनस एक्स बाय रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, इसके इंटीग्रेशन के बाद। ये थोड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, 2 बार शायद आ भी चुका है अब तक, और अगली बार से आए तो आप सीधा आंसर की तरह से यूज भी कर सकते हैं कि रिंग में से फ्लक्स कितना, रिंग के एक्सिस पर पॉइंट चार्ज रखा हुआ है अगर, तो आंसर सीधा यूज कर सकते हैं Q/2 एप्सिलॉन 0 इंटू 1
माइनस एक्स अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या इसकी जगह इसको थोड़े और छोटे तरीके से याद रख सकते हैं आप। वो कैसे याद रख सकते हैं कि जैसे रिंग है तो इस रिंग के कॉर्नर से इस चार्ज वाली पोजीशन को ज्वाइन कर दिया, तो ये वाला जो एंगल है ये वाला, इसको अपन ने थीटा नोट बोल दिया। थीटा नोट बोला तो कोस थीटा नोट की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ जाएगी, यहाँ से कोस थीटा नोट की वैल्यू एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 1 माइनस कोस थीटा नोट। ये फ्लक्स की वैल्यू बनी क्यू बाई टू एप्सिलॉन 0 इंटू 1 माइनस कोस थीटा नोट। तो दो क्वेश्चन के आंसर में फ्लक्स वाले केस में याद रखने हैं, एक ये कि रिंग की एक्सिस पर एक्स डिस्टेंस पर चार्ज क्यू रखा हुआ है, तो फ्लक्स का आंसर क्यू बाई टू एप्सिलॉन 0 इंटू 1 माइनस कोस थीटा नोट। ऐसा नहीं कि आप इंटीग्रेट करके नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर कोई चीज़ पॉपुलर हो और आंसर याद रह पाए तो अच्छा है, आगे सीधा यूज कर सकते हैं। तो क्यू बाई टू एप्सिलॉन 0 इंटू 1 माइनस कोस थीटा नोट, कोस थीटा नोट कॉर्नर वाली पोजीशन, रिंग के कॉर्नर वाली पोजीशन से अपन ने एंगल निकाला है। और दूसरा वो स्क्वायर वाला सवाल कि स्क्वायर के कॉर्नर पर अगर चार्ज रखा हुआ हो ऐसे, तो नंबर ऑफ लाइन क्रॉसिंग द सरफेस यानी फ्लक्स थ्रू स्क्वायर जो आया था वो कितना, 0। ये दो क्वेश्चन हमारे आगे भी बार बार काम में आते रहेंगे। तो फ्लक्स निकालने के लिए अगर कांस्टेंट हो तो सीधा ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, वेरिएबल हो तो ई डी एस कोस थीटा में वो डीएस ढूंढेंगे जहां ई एक जैसा लें, फिर उसको इंटीग्रेट करके आंसर निकालेंगे। अब जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ सरफेस रखी हुई है और इसमें से जाने वाला फ्लक्स हमें पता लगाना है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ये वाली डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, और इस तरह से है इलेक्ट्रिक फील्ड, और रिंग रखी हुई है ऐसे, डिस्क रखी हुई है ऐसे। उसके बाद ये एक हेमिस्फीयर है जिसमें एक प्लास्टिक की बॉल को जैसे आधा काट दिया, तो यहाँ से तो खाली ये वाला पोर्शन है ना, आधा काट दिया तो आधी बॉल में से इधर से तो एंट्री पानी वगैरह भर सकते हो आधी प्लास्टिक की बॉल में, वाली स्थिति है। ये यहाँ से कवर्ड है, ये है ना। ऐसे ही ये वाला जो है यहाँ से खुला हुआ है और ये यहाँ से ऐसे टेढ़ा मेढ़ा शेप का पिचक गया हो जैसे थोड़ा थोड़ा। डीएस डिजाइनदार सरफेस नाम रखा हुआ है इसका, डिजाइन वाली सरफेस, डिजाइन वाली सरफेस, डिजाइनदार सरफेस। तो हमें इन सभी सरफेस में से फ्लक्स पता लगाना है। इन सब की विशेषता यह है कि इस रिंग की रेडियस आर या इस डिस्क की रेडियस आर, या हेमिस्फेरिकल पोर्शन को जो आधा काटा है उसमें ये वाला पार्ट जो बना है उसकी रेडियस आर, या ये डिजाइन वाली सरफेस है इसका, ये आगे वाला जो पोर्शन है इसकी रेडियस आर। तो इन सभी केस में से इनमें से जाने वाला जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू हमें पता लगानी है कि फ्लक्स क्या होगा इसमें से, है ना। तो फ्लक्स की वैल्यू निकालें तो फ्लक्स थ्रू दिस रिंग, रिंग में से कितना फ्लक्स बना है यहाँ पर, तो E यूनिफॉर्म है इसलिए E इंटू एस इंटू कोस 0, ई भी इधर, एरिया भी इधर। एरिया वैसे तो ये भी डायरेक्शन है ये भी डायरेक्शन है, लेकिन कुछ नहीं कर रखा हो तो बाय डिफॉल्ट हम फ्लक्स को कैसा बनाते हैं, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव फ्लक्स बनाते हैं इसलिए E इंटू एस इंटू कोस 0। तो E इंटू एस की वैल्यू डाल दो, कितना बन गया, पाई इंटू आर स्क्वायर, कोस 0 1 हो गया। और फिर इसमें से बताओ अब इस डिस्क जैसे हैं उसमें से आने वाली लाइनें जो हैं वो कितनी हैं, तो वो है E इंटू पाई आर स्क्वायर। तो फ्लक्स थ्रू डिस्क जो है वो भी ये वाला हो गया, E इंटू पाई आर स्क्वायर। और अब इस हेमिस्फीयर के इस वाले पोर्शन से, यहां से ये वाली पोजीशन से कट करके जाने वाली जो लाइनें हैं वो कितनी है, ये अब ये कितनी है इस डिस्क वाले, ये हेमिस्फेरिकल पोर्शन में से अगर हमको पता लगानी है लाइनें कितनी हैं, जैसे ये है हेमिस्फेरिकल पोर्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इस तरह से। अब अगर अपन एरिया की बात करें तो यहां पर जो डीएस की डायरेक्शन है वो ऐसे आएगी, यहां पर डीएस की डायरेक्शन ऐसे आएगी, और यहां पर डीएस की डायरेक्शन इसी के अलोंग आएगी, और ई और डीएस के बीच का जो एंगल है वो यहां 0 डिग्री, यहां कुछ ना कुछ थीटा, वो थीटा लगातार 0 से 90 तक बढ़ता जा रहा है, यहां भी कुछ ना कुछ थीटा जो 0 से इधर 90 तक लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ई और डीएस के बीच का एंगल लगातार बदल रहा है ना। यहां से देखें अगर आप, फ्लक्स नंबर ऑफ लाइन जो क्रॉस करके जा रही हैं, ई डीएस कोस थीटा, तो थीटा की वैल्यू लगातार बदल रही है। इसे तो इसका इंटीग्रेशन करके आंसर निकाल लो, या फिर क्या ऐसा बोल सकते हैं कि जितनी लाइनें यहां से जा रही होंगी ये वही तो लाइनें होंगी जो यहां से एंटर कर रही होंगी इधर से। तो इधर से एंटर करने वाली लाइनों की संख्या बराबर इधर से जाने वाली लाइनों की संख्या, यानी ये इस तरह से जो जा रही है। तो नंबर ऑफ लाइन जो यहां से कट करके जा रही है ये वही है जो यहां से एंटर कर रही है। तो हमने इस हेमिस्फेरिकल सरफेस से जाने वाला जो फ्लक्स है वो किसके बराबर बोल दिया, जो यहां से लाइनें कट करके जा रही, जो लाइनें एंटर कर रही हैं उसी के बराबर।
अब तो हम ये बता सकते हैं कि यहाँ कोई डिजाइनदार सरफेस है, तो ये लाइनें कितनी हैं, ये वही तो हैं जो यहां से एंटर हुई होंगी। तो यहां से जो एंटर हुई है वो तो वही है, क्योंकि ये पोर्शन रिंग का और ये पोर्शन या ये पोर्शन, ये सबका एरिया एक जैसा और सब एक जैसे, तो इसलिए फ्लक्स थ्रो दिस हेमीस्फेयर एंड फ्लक्स थ्रो दिस डिजाइनदार सरफेस इज इक्वल टू ई इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इन सब में से आने वाला जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू क्या बनी, ई इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इसमें अभी जो देखा अपन ने कि हेमीस्फीयर में से जाने वाला जो फ्लक्स आया था वो ई इंटू पाई आर स्क्वायर, वो हमने कैसे निकाला, इसमें से जाने वाली लाइनों की संख्या जो है वो अपन ने यहां से जाने वाली लाइनों के आधार पर निकाल दी, तो वैल्यू आ गई ई इंटू पाई आर स्क्वायर। अब इसकी मदद से ना हम इसका एरिया वेक्टर भी बता सकते हैं, एस वेक्टर। हेमीस्फेयर पोर्शन का एरिया स्केलर कितना होता है, एरिया स्केलर यानी ये वाला एरिया, स्केलर एरिया की वैल्यू क्या होती है 2 पाई इंटू आर स्क्वायर, और फुल स्फीयर के लिए क्या होगी, फुल स्फीयर के लिए होगी 4 पाई इंटू आर स्क्वायर। ये अपना नॉर्मल एरिया जो अपन एरिया वर्ड यूज करते हैं। अब एरिया को वेक्टर फॉर्म में ले रहे हैं अपन, तो इसका वेक्टर एरिया की वैल्यू क्या आएगी हेमीस्फीयर के लिए, तो या तो इंटीग्रेशन कर लो, इंटीग्रेशन करके निकाल लो, या फिर ये देखो कि जैसे यहां पर जो डीएस बन रहा है इसका ऐसे, और इस वाले पोर्शन का, ये वाले पोर्शन का जो डीएस बन रहा है ऐसे, इसमें डीएस के दो कंपोनेंट बने, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ। ये वाला एंगल अगर थीटा है तो डीएस कोस थीटा और डीएस साइन थीटा, और ऐसे ही यहां पर जो डीएस बना वो ये एंगल थीटा है, तो डीएस का ये वाला एंगल जो बना है वो डीएस कोस थीटा और डीएस साइन थीटा। ये डीएस का एरिया वेक्टर वाला जो पार्ट बना उसमें डीएस साइन थीटा वाला पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा और डीएस कोस थीटा वाला पार्ट जो है वो ऐड हो जाएगा, ऐड हो करके, और सारे डीएस कोस थीटा जब जुड़ेंगे तो इसका मतलब पूरा 2 पाई आर स्क्वायर तो नहीं बनेगा, क्योंकि कुछ पार्ट कैंसिल हुआ है। सिमेट्री से आप बोल सकते हो कि यहां से यहां तक थीटा 0 से 90 तक वेरी जो कर रहा है, उसमें कोस थीटा की 0 से 90 में जो वैल्यू आएगी, कोस 0, कोस 1, कोस 89, कोस 90, वही वाली वैल्यूज साइन 0, साइन 1, साइन 89 में भी आ रही होगी, कोस 1 में आएगी तो साइन 89 में आएगी, लेकिन सारी वैल्यूज आ रही होंगी, यानी आधा पोर्शन इसका रहेगा आधा इसका, यानी आधा पार्ट कैंसिल होने वाला है एरिया वेक्टर में। 2 पाई आर स्क्वायर का आधा पाई आर स्क्वायर कैंसिल होने वाला है, तो कितना बच गया पाई आर स्क्वायर। तो इसका जो एस वेक्टर बचेगा वो कितना आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। ये यहां से या इंटीग्रेशन करके तो निकाल ही सकते हैं। उसके अलावा एक और तरीका है आंसर निकालने का, कि हमने जो फ्लक्स निकाला है यहां से वो आया ई इंटू पाई आर स्क्वायर। ये किसके लिए निकाला है अपन ने, ई इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हमने निकाला हेमिस्फीयर के लिए, जब ई यूनिफॉर्म हो, कांस्टेंट हो तब के लिए। तो इसे लिखे अगर अपन कांस्टेंट होने की स्थिति में ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, तो ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर में एस वेक्टर की वैल्यू क्या बनी पाई आर स्क्वायर, ई वेक्टर इधर की तरफ, तो एस वेक्टर जो इधर वाला बना है, इधर वाला एस वेक्टर, उसकी वैल्यू क्या बनी पाई आर स्क्वायर। तो हेमिस्फीयर के लिए एस स्केलर होता है 2 पाई आर स्क्वायर और एस वेक्टर कितना आया, वो आया पाई आर स्क्वायर। अब फुल स्फीयर की बात करते हैं। ये एक स्फीयर है जिसकी रेडियस आर है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में स्फीयर रखा हुआ है, और हमें इस स्फीयर में से फ्लक्स बताना है। अब यहां जब अपन ने सरफेस बनी थी ना, बनाई थी, तो यहां लाइनें काट नहीं रही थी, यहां एक क्लोज सरफेस, यहां बंद नहीं था, यहां से ऐसे बंद नहीं था। बंद होता तो ऐसे होता कि यहां पर जैसे डिस्क वाला पोर्शन रख देते अपन इस वाली पोजीशन पर, ऐसे डिस्क वाला पोर्शन इस तरह से, तो अभी बंद होता, लेकिन अभी ये ओपन था यहां से, तो इस जगह तो लाइनें कट ही नहीं कर रही थी, यहां पे इस जगह पे एंट्री करते हुए वो तो यहीं कट कर रही थी। तो ये वाली लाइनें बताने का तरीका क्या देखा था अपन ने, कि ये जो लाइनें हैं, ये वाली लाइनें, ये उतनी ही लाइनें हैं जितनी यहां से एंटर कर रही हैं, लेकिन इस सरफेस को पार करके जाने वाली जो लाइनों की संख्या है, यानी ये वही जो इसको पार करके जा रही है, यानी ए इंटू पाई आर स्क्वायर। और अब हमने इस पोर्शन का एरिया वेक्टर भी निकाला है ना। ये और ये अलग अलग है, इसमें क्या है, ये पोर्शन क्लोज करने के बाद का है, वो देखेंगे अभी। तो अब अपन इस सरफेस पर आते हैं। ये एक स्फीयर है जिसकी रेडियस आर है और हमें इसमें से फ्लक्स पता लगाना है। तो फ्लक्स निकालना, तो देखो अगर इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देखें यहां से अपन, तो इसका जो डीएस वेक्टर है वो इधर की तरफ बना, छोटे से पोर्शन का इसका, और ये किसी एंगल थीटा के लिए बना हुआ ऐसे। अब ऐसे कैसे सिमेट्री से एक थीटा इधर से लिया, जैसे एक थीटा इधर से भी ले लेते हैं ऐसे, तो एक थीटा इधर से भी ले लिया अपन ने इस वाली पोजीशन से, तो ये वाला जो थीटा लिया है अपन ने यहां वाली पोजीशन से ऐसे, तो इसका जो डीएस बना है वो ये, और इस जगह पर जो ई है, ई वो किधर की तरफ है ऐसे। तो देखो
सेम थीटा पर एक एलिमेंट इधर भी लिया, एक एलिमेंट इधर भी लिया। ये जो एलिमेंट लिया यहां अपन ने, इस वाले पोर्शन में से जो फ्लक्स बना यहां से, वो कितना बना, वो है ई डी एस कोस थीटा। और ऐसे ही यहां से जो फ्लक्स बना, देखो ये वाला एंगल थीटा है, जेड बनने से ये वाला एंगल थीटा हो गया। तो ये जो एंगल बना है ये कितना बना, ये बन गया पाई माइनस थीटा। या ये थीटा है तो ये थीटा हो गया, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, पाई माइनस थीटा। तो इस जगह जो फ्लक्स बना है यहां पर वो कितना बना, वो बना ई डी एस कोस पाई माइनस थीटा। यानी क्या हो गया, ये हो गया माइनस ई डी एस कोस थीटा। तो ये आया था ई डी एस कोस थीटा, और ये वाला क्या आया, माइनस ई डी एस कोस थीटा। यानी जितना ये प्लस में आया उतना ही माइनस में आया। तो इसका मतलब टोटल फ्लक्स कितना हो गया, 0। और हर लाइन के लिए ऐसा हो जाएगा जिसमें थीटा की वैल्यू जो भी यहां बन रही होगी उधर की तरफ वो पाई माइनस थीटा बन रही होगी। तो इस स्फीयर को क्रॉस करके जाने वाला जो टोटल फ्लक्स है वो कितना बना, 0। तो फ्लक्स थ्रू दिस स्फीयर जो है वो 0 बना। अब इसका एस लिखना चाहें अगर अपन, तो एस स्केलर वो तो अपन जानते ही हैं, 4 पाई आर स्क्वायर। एस वेक्टर क्या बोलेंगे इसका, एस वेक्टर आप डायरेक्टली बोल सकते हो। स्फीयर का एस वेक्टर बोलना है ना आपको, तो ऐसे बोल दो कि हर डीएस के लिए यहां पे इस वाले डीएस को कैंसिल करने के लिए इधर की तरफ भी एक डीएस अवेलेबल है। तो इस डीएस ने इस डीएस को कैंसिल कर दिया, इस वाले डीएस ने इस वाले डीएस को कैंसिल कर दिया, तो वैल्यू कितनी आ गई टोटल मिला करके, 0। यहां पर क्या हुआ था कि इस डीएस के करस्पॉन्डिंग उधर तो डीएस था नहीं, तो डीएस का एक पार्ट कैंसिल हुआ था, डीएस साइन थीटा। ये वाले तो ऐड हो गए थे, लेकिन यहां वाली पोजीशन पर स्फीयर में आमने सामने वाले डीएस ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। तो टोटल मिलाकर के जो इसका एस वेक्टर है, वेक्टर एरिया फॉर स्फीयर, वो कितना बना, वो बना 0। स्केलर एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो अगर अपन फ्लक्स लिखना चाहें, टोटल नंबर ऑफ लाइन क्रॉसिंग द सरफेस, तो ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर में, ई वेक्टर तो कुछ ना कुछ है। अच्छा ये क्यों यूज कर पा रहे हैं ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर में ये फॉर्मूला, क्योंकि ई यूनिफॉर्म है इसलिए इंटीग्रेशन तो करना नहीं पड़ेगा। तो ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर में जो एस वेक्टर बना है ये वाला, वो कितना बना है, वो बना है 0। तो फ्लक्स थ्रू दिस स्फीयर कितना आ गया, 0। अब लाइनें तो हैं पर 0 कैसे आया, क्योंकि लाइनें आ भी रही हैं तो लाइनें जा भी रही हैं। जैसे रुपए आए भी सही तो चले भी गए, 10,000 आए 10,000 चले गए, तो नेट तो जेब में 0 बचा। ऐसे ही यहां पर लाइनें आ भी रही हैं और जा भी रही हैं। तो फ्लक्स का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ लाइन क्रॉसिंग द सरफेस, कितनी लाइनें सरफेस को क्रॉस करके जा रही हैं। तो बताओ कितनी लाइनें सरफेस को क्रॉस करके जा रही हैं, तो ये जो लाइन जितनी आ रही हैं उतनी जा रही हैं। और ये वाला फ्लक्स पॉजिटिव ले को ईडीएस कोस थीटा से, तो ये वाला फ्लक्स उतना ही नेगेटिव में बन रहा है। तो जितनी लाइनें आ रही हैं उतनी जा रही हैं, इसलिए टोटल फ्लक्स जो है वो 0 हो गया। अब ये लाइन बताने के लिए कि जितनी लाइन आ रही है उतनी लाइन जा रही हैं, तो टोटल फ्लक्स 0 हो गया। वो तो हम सीधा ऐसे बता सकते थे कि अगर ये स्फीयर है तो यहां से जितनी लाइनें आ रही हैं, जितनी लाइनें यहां से आ रही हैं उतनी ही जा रही हैं। इस कारण से टोटल मिलाकर फ्लक्स 0 हो गया। इसमें से हमने किसको पॉजिटिव लिया, फ्लक्स में किसको पॉजिटिव लिया, जाने वाले फ्लक्स को हमने पॉजिटिव ले लिया। कैसे लिया जाने वाले फ्लक्स को पॉजिटिव, इसका जो ये थीटा बन रहा है जाने वाले फ्लक्स का, वो कैसा बन रहा है, एक्यूट एंगल। तो कोस थीटा जो है 0 से 90 के बीच तो पॉजिटिव हो गया, तो आउटगोइंग फ्लक्स तो पॉजिटिव हो गया और जो इनकमिंग फ्लक्स है वो नेगेटिव हो गया। तो इस स्फीयर में से कोई भी लाइन बनाओ आप, जैसे ये लाइन बनाई आपने, तो इस लाइन ने इस स्फीयर को काटा ही नहीं, तो ना आना हुआ ना जाना हुआ। ये वाली लाइन या ये वाली लाइन जो है आने के दौरान भी काट रही है, जाने के दौरान भी काट रही है। तो टोटल नंबर ऑफ लाइन क्रॉसिंग दिस स्फीयर इज 0। यहां वाले में 0 होगा क्या, नहीं, क्योंकि यहां वाले में इस जगह पर नहीं कट कर रहा है। लेकिन इसी में अगर आप इसी पार्ट में इस हेमीस्फीयर में यहां अगर डिस्क रख दें तो फिर क्या होगा, फिर जो भी लाइन यहां पर एंटर कर रही है वो यहां पर से भी बाहर जा रही है। इसका मतलब अब टोटल फ्लक्स 0 बनेगा। तो इसमें नहीं बना 0 क्योंकि यहां तो कट ही नहीं किया, ये तो खाली जगह है, यहां पर कट किया, ये भरी हुई जगह है। तो इसलिए इसमें से फ्लक्स तो है ई इंटू पाई आर स्क्वायर, और इस वाले में से जो फ्लक्स है वो कितना है, 0। 0 कब बनेगा फ्लक्स, 0 तब बनेगा जब सरफेस क्लोज होगी। अगर सरफेस क्लोज है तो जो लाइनें हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स वो 2 बार काट ही रही होंगी, लेकिन अगर सरफेस ओपन हुई तो फिर लाइन एक ही बार काट रही होंगी। अच्छा किसको कहोगे कि सरफेस क्लोज है कि नहीं, जैसे सरफेस क्लोज है कि नहीं, तो सिंपली आप ऐसे बोल सकते हो कि उस सरफेस में जाकर आप बैठ जाओ
अब उस सरफेस पे अगर आप बैठ गए और आपको थोड़ी देर में सांस नहीं आ रही है अगर, तो इसका मतलब सरफेस क्लोज है, क्योंकि फिर हवा आने की तो व्यवस्था ही नहीं बची, तो क्लोज सरफेस वो वाली हो गई। ये वाली सरफेस क्लोज है क्या? नहीं, देखो इसमें आराम से हवा आएगी, ये पोर्शन खाली है यहाँ से, तो आराम से हवा आएगी जाएगी, तो इसलिए ये सरफेस ओपन है। ये वाली सरफेस क्लोज है, देखो इसमें कहीं से भी हवा नहीं आएगी जाएगी। अगर हल्का सा भी किसी जगह पर होल हुआ, हल्का सा भी, जैसे ये स्फीयर है, अब हल्का सा भी होल हुआ, तो अब ये क्लोज सरफेस नहीं कहलाएगी। अब तो क्या है, जैसे ये लाइन है, इसने 2 बार काटा, लेकिन कोई लाइन आप ऐसी भी बना सकते हो यहाँ पर जो इसको एक ही बार काट रही है, तो सरफेस क्लोज वो जिसमें आप जाके बैठ जाओ, आपको सांस नहीं आ रही होगी, वो क्लोज सरफेस होगी। क्लोज सरफेस की क्या विशेषता होगी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर वो क्लोज सरफेस रखा हुआ है, कहां पर? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर वो क्लोज सरफेस रखा हुआ है, यूनिफॉर्म या बाहर से जो भी लाइनें आ रही हैं, अंदर कोई चार्ज वगैरह नहीं रखा हुआ है, तो इन वाले केस में या इस वाले केस में या इस वाले केस में नंबर ऑफ लाइन जो क्रॉस करके जा रही हैं वो 0। ऐसा नहीं कि क्लोज सरफेस है तो 0 ही आना है। अगर क्लोज सरफेस से मान लो और चार्ज यहां अंदर रख दिया, तो अब लाइनें सिर्फ बाहर ही जा रही हैं, तो इस वाले केस में जो है 0 नहीं आ रहा है। 0 तब आ रहा है जब लाइनें बाहर से आ रही हैं, अब आई हैं तो बाहर भी कट करके जा रही होंगी, उस वाले केस में 0 आ रहा है। यानी एक तरह से चार्ज बाहर ही है तो उसकी लाइनें 2 बार कट करेंगी ही, लेकिन चार्ज अगर अंदर है फिर तो लाइन एक ही बार कट कर रही होगी, फिर तो केवल एक ही साइन का फ्लक्स बन रहा होगा। अभी कुल मिलाकर क्या जाना अपन ने इस पूरे पार्ट में कि अगर हम फ्लक्स निकाल रहे हैं तो फ्लक्स निकालने के दौरान अगर स्फीयर वाला पोर्शन है, जैसे हेमिस्फीयर वाला पोर्शन है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर में ई इंटू पाई आर स्क्वायर में हमने इसका एस वेक्टर लिखना सीख लिया। और फुल स्फीयर था अगर ऐसे, तो इसका एस वेक्टर हमने डायरेक्टली 0 बोल दिया, तो इस स्फीयर में से जाने वाला जो फ्लक्स है वो कितना आ गया? 0। क्लोज सरफेस से फ्लक्स जानना चाहें अपन, फ्लक्स थ्रो क्लोज सरफेस। तो एक क्लोज सरफेस लिया अपन ने, उसके सेंटर पे एक पॉइंट चार्ज रख दिया, क्यों? रेडियस आर है अगर, तो इस सरफेस से जाने वाला फ्लक्स यानी नंबर ऑफ लाइंस जो हैं वो कितनी होंगी, ये हम पता लगाना चाहते हैं। तो देखो चार्ज यहाँ रखा हुआ है इसके सेंटर पर, तो इसके कारण यहाँ पर जो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस वाले डायरेक्शन में होगा ऐसे। और इस जगह पर अगर आप ds लिखना चाहो, ds यानी एरिया, एरिया जो होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर ले रहे होते हैं, तो सरफेस के परपेंडिकुलर में भी जैसे बोर्ड के लिए तो इधर की तरफ या परपेंडिकुलर उधर की तरफ, उन दोनों में से कौन सा लेना है जो पॉजिटिव फ्लक्स दे। लेकिन जैसे स्फीयर है, अब स्फीयर में किधर की तरफ लोगे? सेंटर से, ये ds जो है वो उधर की तरफ भी पॉसिबल है और इधर टुवर्ड्स द सेंटर भी पॉसिबल है, तो बाय डिफॉल्ट एरिया आउटवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव लिया जाता है या आउटवर्ड डायरेक्शन में लिया जाता है, तो सेंटर से बाहर, अवे, दूर की तरफ। तो यहां पर जो ds है वो कैसे बनेगा? इस वाले डायरेक्शन में, पीछे बढ़ाने पर कहां से पास हो रहा होगा? सेंटर से। इस जगह पर ds भी इसी लाइन के अलोंग और e जो है वो भी इसी लाइन के अलोंग। तो हमें इस स्फीयर में से जो नंबर ऑफ लाइन क्रॉस करके जा रही हैं वो बताना है। फ्लक्स थ्रो क्लोज सरफेस में से अपन स्फीयर वाले केस के लिए डिराइव कर रहे हैं अभी कि स्फीयर के सेंटर पे अगर पॉइंट चार्ज रखा हो तो उस स्फीयर में से फ्लक्स कितना। तो फ्लक्स कैसे लिखेंगे अपन इस स्फीयर में से? ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अब बताओ यहां से इस क्लोज सरफेस में से ये जो ई वेक्टर है ये इंटीग्रेशन के बाहर ले आए क्या अपन? ई वेक्टर को बाहर ले आए? नहीं, बाहर नहीं आएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड सब जगह इसका सेम है लेकिन डायरेक्शन जो है वो तो अलग अलग जगह अलग अलग है, इसलिए ई वेक्टर तो यहां से बाहर नहीं आने वाला है। हाँ, मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैग्नीट्यूड को बाहर लाने के लिए क्या करें? ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर को ओपन करो, तो ई और ds के बीच का जो एंगल है बताओ कितना है? यहाँ पर 0 डिग्री, यहाँ भी 0 डिग्री, किसी भी जगह पर ई और ds के बीच का जो एंगल है वो कितना? 0 डिग्री। तो ये हो गया अपने पास ई ds कोस थीटा माना कोस 0। ई ds कोस 0 में अब ई जो है उसको हम बाहर ले सकते हैं, तो ई को बाहर ले लो, तो ई बाहर आ गया और यहाँ क्या बचा रह गया? ds स्केलर। ये ds वेक्टर है कि ds स्केलर है? देखो, तो ये ds स्केलर है। ds वेक्टर होता ना अगर, जैसे अब ये स्फीयर था, यूनिफॉर्म फील्ड में था, ऐसे यूनिफॉर्म फील्ड में, तो इस वाले केस में क्या हुआ था कि फाई जब हमने लिखा तो ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर या ई वेक्टर डॉट ds में, इसमें क्या है? सब जगह ई का मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो ई वेक्टर बाहर आ गया और यहाँ क्या बचा रह गया? एस वेक्टर, और ds वेक्टर का इंटीग्रेशन एस वेक्टर। तो जो ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर बना, इसमें फ्लक्स की जो वैल्यू बनी इस वाले में एस वेक्टर 0, तो फ्लक्स की वैल्यू 0 बन गई थी। तो यूनिफॉर्म फील्ड में तो 0 बन गया था, लेकिन यहां वाले केस में जब
ई का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, तो इस वाले केस में क्या हो रहा है, मैथमेटिकली अपने आप जीरो नहीं आ रहा। और डायरेक्टली आप बोल ही सकते हैं देखो कि यहां तो लाइन एंटर भी कर रही थी तो बाहर भी जा रही थी, लेकिन यहां जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है वो सिर्फ बाहर जा रही है, तो सिर्फ बाहर जा रही हैं, तो जो फ्लक्स बना वो कितना, तो अगर ये ds का स्केलर बना है तो नाम क्या हो गया इसका, E इंटू एस, एस स्केलर। और एस स्केलर की वैल्यू क्या लिखोगे, एस स्केलर की वैल्यू फॉर स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर। ई की वैल्यू क्या लिखोगे, ई बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। के को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो और इंटू क्यू और इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई कैंसिल हो गया और ये एक आर स्क्वायर है नीचे, यहाँ पे ये आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आर स्क्वायर कैंसिल 4 पाई कैंसिल, तो क्या बचा रह गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो फ्लक्स थ्रो दिस स्फीयर जो आया है वो कितना आ गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, फ्लक्स थ्रो दिस स्फीयर। और इस वाले स्फीयर में जब ये यूनिफॉर्म था मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी, तो उस वाले केस में एस वेक्टर जो है वो जीरो बना था, एस वेक्टर बन पाया था यहाँ पर, है ना, लेकिन यहाँ एस वेक्टर नहीं बना, वो एस स्केलर बना है। तो अपने आप मैथमेटिकली भी आंसर लगाया और डायरेक्टली भी आप बता सकते हैं बगैर मैथमेटिकली। नंबर ऑफ लाइन क्रॉसिंग दिस स्फीयर इज जीरो, लेकिन इस स्फीयर को क्रॉस करके लाने वाली जाने लाइनें जीरो नहीं है, तो हमने इंटीग्रेशन करके पहले निकाली, तो फ्लक्स का आंसर आया क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। फ्लक्स थ्रू दिस स्फीयर इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो जो क्लोज सरफेस में से इसमें हमने स्फीयर लेकर के सेंटर से फ्लक्स जो निकाला, यानी नंबर ऑफ लाइन क्रॉसिंग द सरफेस जो आई थी इस वाले केस में स्फीयर में से, फ्लक्स ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर का इंटीग्रेशन वो कितना आया था, q अपॉन एप्सिलॉन जीरो, है ना। कब के लिए था, जब क्यू कहां पे रखा था, सेंटर पे, स्फीयर के सेंटर पे। अब मान लो स्फीयर का सेंटर तो यहां पर है, अब q यहां पर है, सेंटर पे नहीं है। अब क्या ना, देखो e और ds के बीच का जो एंगल बनेगा अलग अलग जगह पर वो तो अलग अलग बनेगा। अब की बार तो इंटीग्रेशन करना बहुत ही मुश्किल पड़ने वाला है, ये सेंटर पे नहीं रखा ना, इसलिए पहले तो क्या सेंटर पे था ना, तो ई और ds के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री बन गया था। यहां पे ई और ds के बीच का एंगल तो जो है वो अलग अलग जगह अलग अलग है। फिर क्या करें, तो फिर ऐसा करें अपन अपनी तरफ से इस चार्ज को कुछ नया सेंटर लेते हुए एक स्फीयर ऐसे बनाया अपन, है ना। इस वाले सेंटर में हमें इंटरेस्ट नहीं है, ये नया स्फीयर लिया जिसका सेंटर है ये कहां पे, जहां ये चार्ज क्यों रखा है वो सेंटर। अब इसमें से जाने वाली जो लाइनें हैं उसके लिए, इस स्फीयर के लिए तो हमें आंसर आता है। अब देखो जो भी लाइनें इस स्फीयर को काट के जाएंगी वो आगे बढ़ाने पर इस स्फीयर को काटेंगी ही सही। इसका मतलब जितना इसमें से फ्लक्स उतना इसमें से फ्लक्स, और इसमें रेडियस जो थी आर उसका तो नाम ही नहीं आया था, यानी सिर्फ क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो आया था, तो चार्ज क्यू की वैल्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ऐसे ही क्या था कि एक स्फीयर था जिसमें चार्ज क्यू जो है वो साइड में कहीं रखा हुआ था, तो हमने कहा कि ऐसा करो एक नया स्फीयर बनाओ जिसके सेंटर पर है। अब उसमें से जो भी लाइनें जा रही हैं, ये लाइनें वो आगे बढ़ाने पर इसमें से ही तो जा रही होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसमें से फ्लक्स वही इसमें से फ्लक्स, और इसका तो हमने निकाल ही रखा है क्योंकि वो आर से तो इंडिपेंडेंट आया था। तो इसका इसमें से जाने वाला जो फ्लक्स है, किसमें से, जब ये ऐसे सेंटर पे नहीं रखा है तब इसमें से जाने वाला जो फ्लक्स है वो कितना आ गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ऐसे ही यहां पर इस वाले में ये चार्ज क्यू जो है वो, अगर ये डिजाइनदार सरफेस है इस बार लेकिन क्लोज सरफेस है ना, ये जितने भी आंसर मैंने निकाल रहा हूं ये वाला हेडिंग है यहाँ पे क्लोज सरफेस, ये भी क्लोज सरफेस है। क्लोज सरफेस इसको कहते हैं जिसमें बैठ के सांस दिए हैं, जैसे कमरा है इसको क्लोज सरफेस ले सकते हैं, नहीं इसमें से तो हवा आ रही जा रही है, जहां भी छोटे छोटे से गैप है ना वो सब बंद कर दो बिल्कुल अच्छे से, तब जाकर के वो क्लोज सरफेस बनेगी। तो यानी एक स्फीयर है ऐसे, तो उसमें एक छोटा सा भी होले तो फिर वो क्लोज सरफेस नहीं कहलाएगा ना। क्लोज सरफेस होने के लिए क्या होना पड़ेगा, बिल्कुल पैक हो, है ना, सरफेस, है ना। रिंग क्लोज सरफेस नहीं होगी, रिंग में तो बैठ जाओ आराम से आवाज आ जा रही होगी। तो स्फीयर हो गया, एक बैलून हो गया जिसको बाहर से बंद कर दो अंदर जाकर के बैठ जाओ, वो क्लोज सरफेस हो गई। अब ये ऐसा कोई डिजाइनदार सरफेस है, यहाँ चार्ज क्यों रखा हुआ है, अब हमें इसमें से जाने वाली लाइनों की संख्या पता लगानी कितनी जा रही होंगी। तो अगेन वही एक स्फीयर बना लो यहाँ पे, इस स्फीयर में से जाने वाला जो फ्लक्स है वो तो हम बता ही सकते हैं कितना है, वो क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो। अब इसका फ्लक्स हम बता सकते हैं, तो ये वही तो लाइनें हैं जो आगे जाकर के इस डिजाइन वाली सरफेस को कट कर रही होंगी, यानी इसमें से भी जाने वाला फ्लक्स वही जो इसमें जाने वाला, और इसमें से जाने वाला तो हमने निकाल ही रखा है क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो। तो इसका मतलब
अगर आपके पास किसी भी डिजाइन का क्लोज सरफेस है और उसके अंदर कोई चार्ज रखा हुआ है तो उसमें से जाने वाला फ्लक्स का आंसर आप हमेशा Q इन बाई एप्सिलॉन जीरो बता सकते हैं, चाहे वो चार्ज Q जो है स्फीयर है और उसके सेंटर पे रखा हो, स्फीयर है उसके साइड में रखा हो, डिजाइनदार सरफेस हो, बस क्लोज सरफेस के अंदर अगर रखा हुआ हो तो उसे हम Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो से बता सकते हैं, Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो फिर इसका मतलब इस फ्लक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई बराबर ई डॉट डी एस का जो हमने इंटीग्रेशन किया है उसके बाद आंसर आया है Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो, जिसे हम ऐसे बोल देते हैं समेशन क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन जीरो। अच्छा क्यू इन क्यों? क्योंकि कोई सरफेस क्लोज है और उसके बाहर कोई चार्ज है तो उससे जो भी लाइनें जा रही होंगी वो तो दो बार कट करेंगी। तो क्लोज सरफेस होने की स्थिति में बाहर के चार्ज की लाइनें तो दो बार कट करेंगी और अंदर वाले चार्ज जो है वो अंदर किस पोजीशन पर इसका फर्क नहीं पड़ रहा, बस अंदर वाले चार्ज की वैल्यू हमें पता हो तो हम उसमें से फ्लक्स बता सकते हैं। लेकिन ऐसा कब बोल पाए अपन कि बाहर वाले का तो जीरो ही आएगा? जब सरफेस कैसी होनी चाहिए? क्लोज। तो क्लोज सरफेस होने पर फ्लक्स केवल और केवल अंदर वाले चार्ज पे ही डिपेंड कर रहा होगा, बाहर वाले कारण हमेशा फ्लक्स जीरो आएगा। लेकिन ध्यान रखें कब होने क्या होने पर? क्लोज सरफेस। तो इस आंसर को लाने के दौरान हमें आगे भी अगर हमें इसका यूज करना है कि ई डॉट डी एस का आंसर समेशन क्यू इन बाय एप्सिलॉन जीरो आया है, यानी केवल अंदर वाले चार्ज पर ही डिपेंड कर रहा है, इस बात का हमें यूज करना है। तो हमें जरूर बोलना पड़ेगा कि सरफेस क्लोज होनी चाहिए। तो ऐसा करें कि इंटीग्रेशन के साथ यहाँ एक सिंबल और बना देते हैं, ऐसे एक इंटीग्रेशन के साथ अपन ऐसे एक सर्कल और बना दिया, ये दिखाने के लिए कि सरफेस क्लोज है। साथ में कभी यहाँ एस भी लिख देते हैं कि हम क्लोज सरफेस पे सरफेस इंटीग्रल कर रहे हैं, यानी एलिमेंट जो है अपना वो सरफेस एरिया वाला पार्ट है। तो अब हमने क्या जाना कि अगर क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस माना रिंग नहीं, डिस्क नहीं, हेमिस्फीयर आधा कटा हुआ नहीं, हेमिस्फीयर के आगे भी कवर होना चाहिए। अगर क्लोज सरफेस है जैसे हेमिस्फीयर है तो यहां से डिस्क से कवर होना चाहिए, ये इस तरह से। तो अगर क्लोज सरफेस है तो क्लोज सरफेस होने की स्थिति में क्या होगा? जो अंदर वाला चार्ज है, अंदर वाला चार्ज उसके कारण फ्लक्स होगा Q बाय एप्सिलॉन जीरो। बाहर कोई अगर चार्ज है तो उस चार्ज की कोई भी लाइन जो है इस सरफेस को कितनी बार कट कर रही होगी? दो बार। तो उसके कारण कोई फ्लक्स नहीं होगा, क्योंकि 1000 लाइनें बाहर जा रही हैं तो 1000 लाइनें जो हैं वो अंदर भी आ रही हैं बाहर वाले चार्ज की, लेकिन अंदर वाले चार्ज की लाइन तो केवल जो है एक ही बार कट कर रही है। इसलिए फ्लक्स थ्रो क्लोज सरफेस ई डॉट डी एस। लेकिन ये ध्यान दिलाने के लिए कि सरफेस क्लोज लेना है, इंटीग्रेशन नॉर्मल वाला ही है, बस ये ध्यान दिलाने के लिए कि आपको सरफेस क्लोज लेना है। यहां हमने सर्कल बना दिया, ये इसका दिखाने के लिए कि सरफेस इंटीग्रल किया है, एलिमेंट सरफेस वाला लिया है, जो है आंसर आ गया समेशन क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन जीरो। इसे गाउस ने बताया इसलिए हम इसे गाउस का नियम भी कहते हैं। तो गाउस लॉ की बात कर रहे थे अभी, अपने देखा कि अगर कोई क्लोज सरफेस है तो क्लोज सरफेस होने की स्थिति में क्या होगा? अगर चार्ज अंदर है तो उसकी लाइनें सरफेस को एक ही बार कट कर रही है, लेकिन अगर चार्ज बाहर है तो उसकी लाइनें दो बार कट कर रही है। लेकिन सरफेस क्लोज होना जरूरी है। सरफेस अगर ओपन रहा है ऐसे, सरफेस है ना, रिंग सरफेस नहीं है, रिंग इज अ क्लोज बॉडी, ये स्फीयर की बात कर रहा हूं मैं। तो चार्ज क्यू की जो लाइन जा रही है यहां पर वही सरफेस को, जैसे यहां दो बार कट कर रही है लेकिन यहां तो एक ही बार कट किया इसने, अब यहां एक ही बार कट किया इसने, तो अब बाहर के चार्ज का फ्लक्स जीरो नहीं है। इसका मतलब सरफेस कैसी होनी चाहिए? क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस होने पर ही हम ऐसा बोल सकते हैं कि बाहर के चार्ज के कारण जो फ्लक्स होगा वो जीरो होगा, और फ्लक्स जो है वो केवल कौन से चार्ज के कारण होगा? अंदर वाले चार्ज के कारण। अंदर वाले चार्ज की जो लाइनें हैं वो इसको कितनी बार कट कर रही हैं? एक ही बार, इसलिए वो फ्लक्स में काउंट हो रही होंगी। यहां पर हम क्यू को साइन के साथ ले रहे होंगे, क्योंकि अगर ये माइनस क्यू लेते तो फिर लाइनें जो हैं वो अंदर की तरफ आ रही होती। तो इसके आधार पर गाउस ने नियम दिया, गाउस का नियम कहते हैं इसको अपन। और गाउस ने क्या नियम दिया कि क्लोज सरफेस के लिए अभी अपन ने ई डॉट डी एस निकाला। ये इंटीग्रेशन नॉर्मल इंटीग्रेशन है, जैसा हम इंटीग्रेशन करते हैं वैसा, बस यहाँ क्या है कि ये ध्यान दिलाने के लिए कि सरफेस क्लोज लेनी है, ये अपन एक सर्कल बना दिया इस पर इंटीग्रेशन के सिंबल पर, ऐसे इस तरह से, ताकि सरफेस क्लोज ही लेनी है, ये ध्यान दिलाने के लिए। चाहो तो यहाँ छोटा सा एस और लिख सकते हो सरफेस इंटीग्रल दिखाने के लिए। तो किसी क्लोज सरफेस, ध्यान दें क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स
कैसे डिफाइन कर सकते हैं अपन? फ्लक्स के लिए हमने ई डॉट डी एस फॉर्मूला निकाला है, ई डॉट डी एस, लेकिन इस ई डॉट डी एस का मीनिंग समेशन क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन जीरो हम कब ले सकते हैं? जब क्लोज सरफेस हो तब, अदरवाइज तो सरफेस क्लोज ना हो, जैसे ई का फंक्शन दिया हो 2i3j, या एक रिंग वाला सवाल हमने किया जिसके एक्सिस पे पॉइंट चार्ज रखा था, तो उस वाले केस में हमने ई डॉट डी एस से आंसर निकाल ही दिया। लेकिन ई डॉट डी एस का मीनिंग समेशन क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन जीरो आप ले सकते हैं जब आपने क्लोज सरफेस ले रखी हो। तो क्लोज सरफेस होने पर क्या होगा कि उस सरफेस से जाने वाला फ्लक्स केवल और केवल उस सरफेस के अंदर जो चार्ज है उन्हीं पर डिपेंड कर रहा होगा, बाहर वाले कारण नेट फ्लक्स जो है वो हमेशा जीरो होगा। कभी ऐसा हो जैसे मान लो स्फीयर है और एक रोड है जिसका कुछ पार्ट जैसे L/3 पार्ट अंदर है और 2L/3 पार्ट बाहर है और टोटल मिलाकर चार्ज Q है, तो इसमें से Q/3 चार्ज अंदर है और 2Q/3 चार्ज बाहर है, तो जो बाहर वाले चार्ज की लाइनें हैं वो तो 2 बार काट रही होंगी और अंदर वाले चार्ज की लाइनें 1 ही बार काट रही होंगी। तो समेशन Q इन में इस वाले केस में कितना आएगा? समेशन Q इन में Q/3, तो समेशन Q इन में Q/3, तो फ्लक्स हो जाएगा Q/3 बाय एप्सिलॉन जीरो, Q/3 बाय एप्सिलॉन जीरो। तो इस फॉर्मूले का हम सीधा यूज कर सकते हैं, यह है गाउस का नियम। तो गाउस ने क्या बताया? दिस लॉ गिव्स द रिलेशन बिटवीन, लिख भी सकते हैं साथ में आप, दिस लॉ गिव्स द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन क्लोज सरफेस। अच्छा बताओ, ये ई कहां का है? ये ई अंदर के किसी जनरल पॉइंट का है या जो हमने क्लोज सरफेस ली है उसके सरफेस वाली पोजीशन का है? ये ई उस क्लोज सरफेस के सरफेस वाली पोजीशन का है। दिस लॉ गिव्स द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, जैसे ये सरफेस लिया आपने, यहां चार्ज है तो इस चार्ज के कारण यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन सरफेस, ये जो सरफेस है क्लोज सरफेस, इसे हम गाउसियन सरफेस भी बोल देते हैं, क्लोज सरफेस को गाउसियन सरफेस भी बोल देते हैं। इसलिए इस ई को भी बोल सकते हैं कि ई एट गाउसियन सरफेस। ई कहां का है? अंदर का है बाहर का है सरफेस का? गाउसियन सरफेस के पॉइंट का। तो दिस लॉ गिव्स द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन क्लोज सरफेस, एक तो ई जो सरफेस पर है उसके बीच में, और जो इसके अंदर चार्ज है, चार्ज नेट चार्ज एनक्लोज बाय दैट सरफेस, इनके बीच में रिलेशन बताता है। और ये जो क्लोज सरफेस है, ये जो क्लोज सरफेस है, इसको अपन गाउसियन सरफेस भी कहते हैं। दिस सरफेस इज ऑल्सो कॉल्ड द गाउसियन सरफेस। ये एक हाइपोथेटिकल सरफेस है, यानी हमें कोई सरफेस लाके रखने की जरूरत नहीं है, हमने कोई सवाल करना है और क्लोज सरफेस मानने की जरूरत है, तो हम जो मान करके चल रहे हैं वो सरफेस हाइपोथेटिकल सरफेस भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि हम सिर्फ लाके नहीं रख रहे हैं, सोच रहे हैं कि यहां माना कि एक स्फीयर है, तो हाइपोथेटिकल सरफेस। यूज क्या करते हैं इस मेथड का? तो इट इज यूज टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। गाउस के नियम से हम कुछ सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन कर सकते हैं। अच्छा, सिमेट्रिक के लिए ही क्यों? क्योंकि यहां देखो ये जो ई डॉट डी एस है ना, इसको अगर आप ओपन करें तो क्या बनेगा? ई डी एस कोस थीटा। अब ई डी एस कोस थीटा बराबर समेशन क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन जीरो। अब इसमें क्या है कि आपके पास समेशन क्यू इन अवेलेबल है। अब समेशन क्यू इन आपने यहां डाल दिया। अब यहां 3 शब्द है ना, ई डी एस कोस थीटा, एक्स वाई जेड बराबर 10। अब आपको अगर एक्स की वैल्यू निकालनी है तो वाई और जेड की वैल्यू तो पता होनी जरूरी है। तो ऐसे ही निकालना है तो डी एस और कोस थीटा तो पता होना जरूरी है। तो डी एस और कोस थीटा सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही लिख पाएंगे, इसलिए गाउस के इस नियम का उपयोग हम सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही कर रहे होते हैं। आखिरी और जरूरी लाइन, ये ई कहां का है? ये ई गाउसियन सरफेस के पॉइंट का है, और ये चार्ज एनक्लोज बाय गाउसियन सरफेस, ये अंदर का टोटल चार्ज को बताता है, और ये गाउसियन सरफेस पर स्थित किसी पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड को बताता है। फ्लक्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो प्रॉपर्टीज या नोट की तरह से लिख सकते हैं आप। तो पहली प्रॉपर्टी है, फ्लक्स थ्रू गाउसियन सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स शेप। शेप से इंडिपेंडेंट होगा, यानी इसकी शेप ऐसे हैं, या जैसे चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है तो इसमें से जो फ्लक्स है उसमें शेप स्फेरिकल है या ऐसे डिजाइन वाली है, इन सबसे फर्क नहीं पड़ रहा है। इसके लिए भी फ्लक्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, इसके लिए भी फ्लक्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स शेप। और पोजीशन ऑफ चार्ज इनसाइड द गाउसियन सरफेस, चार्ज की पोजीशन कहां पर है? जैसे ये चार्ज सेंटर पर है, इसकी जगह ये जो चार्ज है वो यहां साइड में हो, यहां पे, तो भी फ्लक्स क्या है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो
सरफेस की गाउजियन सरफेस का डिजाइन कैसा है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। चार्ज की लोकेशन क्या है इनसाइड, अंदर, अंदर यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, उससे फर्क नहीं पड़ रहा, बस चार्ज अंदर है कि बाहर है ये देखना है फ्लक्स के लिए। फ्लक्स इज समेशन क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन जीरो। फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी हुई। सेकंड, फ्लक्स डिपेंड्स ऑन ओनली ऑन टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड। अंदर कितना चार्ज है केवल इसी पे डिपेंड कर रहा है। बाहर वाले के लिए जो है हमेशा कितना बन जाना है, जीरो। अगर कोई चार्ज बाहर है तो उसकी लाइन दो बार काटेगी। गाउजियन सरफेस का मतलब क्लोज हाइपोथेटिकल सरफेस, क्लोज सरफेस होना चाहिए। जैसे गाउजियन सरफेस बोला, सरफेस क्लोज होना चाहिए, अलग से फिर क्लोज सरफेस बोलने की जरूरत नहीं है। गाउजियन सरफेस माना क्लोज हाइपोथेटिकल सरफेस। और थर्ड पॉइंट क्या है कि फ्लक्स के लिए तो हमने बोला कि फ्लक्स केवल अंदर वाले चार्ज पर प्रेजेंट डिपेंड कर रहा होगा, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस पे डिपेंड कर रहा होगा। जैसे फाई बराबर हमने लिखा समेशन क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन जीरो इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस फॉर क्लोज सरफेस। तो हमने कहा कि फ्लक्स केवल अंदर वाले चार्ज पर ही डिपेंड कर रहा होगा। अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस पर डिपेंड कर रहा होगा, केवल अंदर वाले चार्ज पर या अंदर या बाहर दोनों चार्ज पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट गाउजियन सरफेस, अच्छा ये जो ई कहा था अपन ने, कहां का ई था, ई इज एट अ पॉइंट ऑन गाउजियन सरफेस। ई कहां का है, ये गाउजियन सरफेस पर किसी पॉइंट का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट गाउजियन सरफेस इज ड्यू टू द ऑल द चार्ज प्रेजेंट इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड, यानी अंदर का चार्ज हो चाहे बाहर का, दोनों के लिए ही इलेक्ट्रिक फील्ड का फर्क पड़ रहा होगा। जैसे ये दो चार्ज हैं ऐसे यहां पर, और आपने यहां कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो जैसे मान लो कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, बिल्कुल बीच वाले पॉइंट पर, मिडिल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इस पॉइंट पे आंसर निकालने के लिए किसी ने कहा कि मैंने तो सरफेस ऐसे बना दी, क्लोज सरफेस, दो चार्ज है अपने पास 1 और 2, दोनों की वैल्यू क्यू है। मिडिल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आप पहले डायरेक्टली बता सकते हो कि दोनों चार्ज बराबर बराबर हैं, तो मिडिल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बन रही होगी वो जीरो बन रही होगी। अच्छा, अपन अब इससे देखना चाहें तो बताओ, ये ई अगर केवल अंदर वाले चार्ज पर डिपेंड करता तो यहां ई जीरो आ पाता, नहीं आता, तब तो केवल इसी कारण आ रहा होता। इसका मतलब, और हम तो बता सकते हैं कि दो चार्ज अगर क्यू और क्यू, तो उसके बिल्कुल बीच वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि भाई इसको शामिल करते हुए गाउजियन सरफेस बनाओ, क्लोज हाइपोथेटिकल सरफेस। अब देखो कि अगर जैसे फ्लक्स तो केवल अंदर वाले चार्ज पर डिपेंड करता है, फ्लक्स डिपेंड्स ओनली चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द गाउजियन सरफेस, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, ये देखने जा रहे हैं अपने सवाल से कि वो अंदर और बाहर दोनों चार्ज पे डिपेंड कर रहा होता है। अगर अंदर वाले चार्ज पे डिपेंड करता तो क्यू अपॉन आर स्क्वायर से वैल्यू तो जीरो नहीं आती, लेकिन यहां तो वैल्यू जीरो आ रही है। इसका मतलब अंदर और बाहर दोनों पर डिपेंड कर रहा होगा। अब किसी के मन में ख्याल आए कि ये जो यहां तो जब पिक्चर में ही समेशन क्वीन आ रहा है तो बाहर का कैसे फर्क पड़ गया चार्ज का। तो बाहर का ऐसे फर्क पड़ा, अगर आप इसको ई डॉट डी एस को ऐसे लिखो, ई डी एस कोस थीटा, तो देखो जब अकेला चार्ज प्रेजेंट होता तो यहां पर ई और डी एस के बीच का एंगल कितना होता, 0 डिग्री, हर जगह पर ही 0 डिग्री। लेकिन जब दो चार्ज प्रेजेंट हैं तो दो चार्ज होने की स्थिति में बताओ इसकी लाइन ऑफ फोर्स कैसे बनाते हैं अपन, इसकी लाइन ऑफ फोर्स ऐसे बना रहे होते हैं, इस तरह से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स यहां बना के दिखाएं, तो इसकी लाइन ऑफ फोर्स ऐसे बना रहे होते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इस तरह से। अब इसकी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे है, तो जब ये अकेला होता तो यहां ये स्ट्रेट लाइन बनती, अब ये कर्व शेप में बनी है। अब देखो इस जगह जो ई है, इस जगह जो डीएस बनेगा और ई जो बनेगा, उसके बीच का जो एंगल है ई और डीएस का, अब तो 0 डिग्री नहीं रहा। तो एंगल चेंज किसने किया, वो एंगल चेंज इस वाले चार्ज ने किया। तो समेशन क्वीन में ये वाला चार्ज आया है 1 वाला, लेकिन कोस थीटा वाला जो टर्म है इसमें आ गया है कौन सा वाला टर्म, इस चार्ज वाला इफेक्ट वाला टर्म। तो जैसे एक्स वाई जेड बराबर 10 है, तो अगर y की वैल्यू पहले 1 थी और z की वैल्यू 1 थी तो x 10 था, अब y की वैल्यू बदल के 1 की जगह 2 हो गई, तो भी तो x की वैल्यू चेंज हो गई। तो x की वैल्यू चेंज होने के लिए y और z बदल करके भी तो जिम्मेदार होगा। तो ऐसे ही ई डी एस कोस थीटा में ये कोस थीटा बदल गया, उससे ई की वैल्यू बदल गई। तो इसका मतलब फ्लक्स केवल अंदर वाले चार्ज पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर और बाहर दोनों चार्ज पर डिपेंड कर रहा है। तो क्या थी ये तीसरी वाली प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द गाउजियन सरफेस इज ड्यू टू ऑल द चार्ज प्रेजेंट इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड। तो दो बातें हैं, देखो फ्लक्स केवल किस पे डिपेंड कर रहा है, अंदर वाले चार्ज पे, और ई किस पे डिपेंड कर रहा है, अंदर और बाहर दोनों चार्ज पे। और
चार्ज अंदर किस पोजीशन पर है इससे फर्क नहीं पड़ रहा है, या गाउजियन सरफेस की शेप कैसी है इसका फर्क नहीं पड़ रहा है। यह है इसकी 3 प्रॉपर्टी। नेक्स्ट 2 प्रॉपर्टी और फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, इन अ क्लोज सरफेस इनकमिंग फ्लक्स इज टेकन नेगेटिव एंड आउटगोइंग फ्लक्स इज टेकन पॉजिटिव। यानी इनकमिंग और आउटगोइंग में से हमने कौन सा फ्लक्स पॉजिटिव लिया है, आउटगोइंग वाला, जो सही भी है क्योंकि देखो ये स्फीयर है, जैसे अब चार्ज क्यों यहां रखा हुआ है तो इसके लिए ई ऐसे आया इस तरह से। अब जो डीएस है, डीएस, अब डीएस की डायरेक्शन अगर अपन बाहर की तरफ लेते हैं तो कोस 0 बनेगा और अंदर की तरफ लेते हैं तो माइनस में बन रहा होगा। तो हमने क्या तय किया हुआ है कि जो आउटवर्ड वाला एरिया है, बाहर की तरफ वाला एरिया, वो हम पॉजिटिव लेंगे। तो आउटवर्ड वाला यानी बाहर की तरफ वाला एरिया पॉजिटिव लेंगे। तो जैसे इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड था इस तरह से, और ये स्फीयर था और ई यूनिफॉर्म था मान लो, तो इसके कारण ये जो डीएस यहां बन रहा है और ये जो डीएस यहां बन रहा है, इसमें हमने चूंकि क्या किया है, आउटगोइंग फ्लक्स को पॉजिटिव लिया है। तो आउटगोइंग फ्लक्स को पॉजिटिव लिया है क्योंकि एरिया हम बाहर की तरफ लेते हैं, देखो बाहर की तरफ, तो ये जो लाइनें हैं जो जा रही हैं आउटगोइंग फ्लक्स वो पॉजिटिव बन रहा है, और ये इनकमिंग फ्लक्स है तो ये इनकमिंग फ्लक्स, तो लाइनें जो अंदर आ रही हैं उसके साथ ई और डीएस के बीच का जो एंगल है वो ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है। तो आउटगोइंग फ्लक्स कैसा लिया अपन ने, पॉजिटिव, इनकमिंग फ्लक्स कैसा लिया, नेगेटिव, और आउटगोइंग फ्लक्स पॉजिटिव लिया, मतलब जो एरिया है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में लिया। जैसे कमरा है, अब ये कमरा है ऐसे इस तरह से, तो इसकी दीवार है ये वाली और हम यहाँ अंदर की तरफ है, तो इस दीवार का एरिया किधर की तरफ लेंगे, उधर बाहर की तरफ। इस दीवार का एरिया किधर की तरफ लेंगे, उधर बाहर की तरफ। तो आउटगोइंग फ्लक्स कैसा लेंगे अपन, आउटगोइंग फ्लक्स इज टेकन पॉजिटिव, आउटगोइंग फ्लक्स को पॉजिटिव लिया। अच्छा, ये वाली प्रॉपर्टी के बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी में कभी फ्लक्स 0 हो, जैसे हमने लिखा फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस इक्वल टू समेशन क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन 0। तो कभी अगर फ्लक्स 0 हो, फाई इक्वल टू 0, तो क्या इसका मतलब यह है कि गाउजियन सरफेस के हर पॉइंट पर ई 0 होगा। तो पहली प्रॉपर्टी यह है कि क्या फाई 0 होने का मतलब हर पॉइंट पर ई 0 होना है क्या, तो ये ऐसे चेक कर रहे हैं अपन। जैसे मान लो एक क्यूब लिया अपन ने और यहां अपन ने 2 चार्ज लिए, डाइपोल ले लिया जैसे अपन ने मान लो, और ये है माइनस क्यू और ये है प्लस क्यू। तो बताओ डाइपोल है और अगर ये क्यूब है तो इसमें समेशन क्यू इन कितना बना, समेशन क्यू इन बना 0। समेशन क्यू इन 0 बना यानी वाली टर्म 0 बन गई, यानी फाई 0 बन गया। इसका मतलब क्या इस गाउजियन सरफेस के इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर ई की वैल्यू 0 है, नहीं। डाइपोल के लिए एक्सिस है तो यहाँ 2kp अपॉन आर क्यूब, या यहाँ kp अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। तो यहां या यहां ई 0 नहीं है, तो देखो फाई तो 0 है लेकिन उसका मतलब ई 0 नहीं है। ऐसा क्यों है, जैसे एक्स वाई जेड बराबर 0 है, तो अगर ये 0 है, एक्स वाई जेड का प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब जरूरी थोड़ी कि एक्स 0 हो सकता है वाई और जेड ने मिलकर उसको 0 बना दिया हो। ऐसे ही यहां फाई इक्वल टू ई डी एस कोस थीटा है, तो 3 शब्द हैं, ई डी एस और कोस थीटा। तो समेशन क्यू इन 0 होने का मतलब जरूरी नहीं कि ई 0 हो, डीएस कोस थीटा वाला टर्म जो है हो सकता है उसको 0 बना दे। तो क्या है पहली लाइन कि फाई इक्वल टू 0 होने का मतलब ये नहीं है कि ई हर पॉइंट पर 0 होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां 3 जने हैं, एक्स वाई जेड, तो टोटल प्रोडक्ट 0 होने का मतलब थोड़ी कि एक्स 0 आएगा, हो सकता है वाई जेड 0 बन जाए। तो पहली लाइन क्या है कि फाई 0 होने का मतलब गाउजियन सरफेस के हर पॉइंट पर ई 0 होना नहीं है। सेकेंड लाइन क्या है, लेकिन अगर गाउजियन सरफेस के हर पॉइंट पर ई 0 है, कोई ऐसी गाउजियन सरफेस है मान लो जिसके हर पॉइंट पर यानी यहां पर यहां पर यहां पर हर पॉइंट पर ई 0 है, तो अगर हर पॉइंट पर ई 0 है तो अब डीएस से जब गुणा होगा तो फिर तो फाई की वैल्यू 0 बनेगी ही सही। यानी एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल रहे हैं, उसमें एक्स जो है वो 0 है तो वाई जेड कुछ भी हो 0 से गुणा होकर के तो 0 बन ही रहा होगा। तो क्या है ये आखिरी वाली प्रॉपर्टी कि फाई 0 होने का मतलब हर पॉइंट पर ई 0 होना नहीं है, लेकिन ई अगर हर पॉइंट पर 0 है तो फिर फाई तो 0 होगा ही। फ्लक्स निकालने के लिए एग्जांपल में ये क्लोज सरफेस है, ये जो डिजाइन से बना रखी है, दिस इज गाउसियन सरफेस, और 2 पॉइंट चार्ज जैसे अंदर हैं Q1 Q3 और 2 बाहर हैं Q2 एंड Q4। तो हमें इसमें से फ्लक्स बताना है, तो फ्लक्स कितना होगा, तो फ्लक्स के लिए कौन सा चार्ज लेंगे अपन, अंदर वाला, समेशन क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन 0। तो समेशन क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन 0 में क्या बना, समेशन क्यू इन Q1 प्लस Q3 अपॉन एप्सिलॉन 0, और Q2 प्लस Q4 वाला जो है वो 0 बना रहा होगा क्योंकि बाहर है ना, तो उसकी लाइनें 2 बार काट रही होंगी। अच्छा, जो Q1 Q3
जो हमने लिखा है वो साइन के साथ, कभी Q3 नेगेटिव है, मान लो Q1 पॉजिटिव है तो Q1 पॉजिटिव और Q3 नेगेटिव, साइन के साथ वैल्यू लिखनी है अपने को फ्लक्स निकालने के लिए, है ना। और अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि एक क्यूब है और चार्ज उसके सेंटर पे रखा हुआ है। इफ अ पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, देन फाइंड द फ्लक्स थ्रू क्यूब एंड थ्रू ईच सरफेस। हर सरफेस से बताना है और क्यूब से तो बताना है ही। तो फ्लक्स बराबर समेशन Q इन अपॉन एप्सिलॉन जीरो में कितना हो जाएगा, फ्लक्स थ्रू क्यूब ये हो गया समेशन Q इन अपॉन एप्सिलॉन जीरो, माना Q बाई एप्सिलॉन जीरो। अब हर सरफेस से बताना है तो वो कैसे बताएंगे, हर एक सरफेस से। तो चूंकि हमने क्यूब के सेंटर पे रखा हुआ है चार्ज, तो हर सरफेस जो है इसकी क्यूब की कितनी सरफेस है, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 सरफेस है, उन सभी सरफेस से सिमेट्री से जो लाइंस क्रॉस कर रही होंगी वो इक्वल इक्वल, जितनी इधर से जा रही होंगी उतनी इधर से, क्योंकि सेंटर पे रखा है ना इसलिए सिमेट्री से ऐसा बोल पा रहे हैं अपन कि इक्वल इक्वल। तो हर एक सरफेस से कितना फ्लक्स जा रहा होगा इसके, तो इसे हमने बोल दिया कितना, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन जीरो फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस। अब अगर मान लो चार्ज Q सेंटर की जगह थोड़ा सा खिसका दे, साइड में कर दें, अभी सेंटर पर है थोड़ा सा इधर खिसका दे, यहां से यहां ले आए, तो फिर क्यूब में से फ्लक्स कितना होगा, तो वही रहेगा कितना, Q बाई एप्सिलॉन जीरो। अभी भी क्यूब के अंदर ही है, वाल यहां पर है, सेंटर से थोड़ा इधर खिसका दिया है, तो अभी भी क्यूब के अंदर ही है, तो टोटल फ्लक्स क्यूब का उतना ही है। लेकिन अब ईच सरफेस से जो है वो सिमेट्री से बराबर बराबर तो नहीं आ पाएगा। अब जिस दीवार के पास में ले आए अपन, जैसे ये क्यूब था ऐसे ये साइड थी और ये बीचों बीच में था, और जिस दीवार के पास में ले आए इसमें से जाने वाला जो फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा, और इधर से जाने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखिए ये चार्ज क्यू है और ये इसकी लाइन से, जैसे अब एक सरफेस यहां पर थी ऐसे, तो इसमें से कुछ लाइनें जा रही थी, अब यही सरफेस अपन यहां पास में ले आए ऐसे, तो इसमें से ये लाइन तो नहीं जा रही थी उस उधर वाले में से, लेकिन इसमें से जा रही है, तो ये लाइन जो उसमें से नहीं जा रही थी अब इसमें से जा रही है, यानी इसके पास जब आ गया ये, तो इसमें जाने वाली लाइनों की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। तो ऐसे ही ये दो वाल के बीच में था, उसकी जगह इसको इधर की तरफ पास ले आए, तो इसमें से जाने वाली लाइनों की जो संख्या है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और इसमें से जाने वाली लाइनों की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अब हर सरफेस में से नहीं पूछे रहे हैं, जब सेंटर पर नहीं होकर साइड में है तो क्यूब का टोटल पूछा, इन दोनों दीवार में से बस ये जरूर पूछ लिया कि इसमें से जाने वाला बढ़ जाएगा और इसमें जाने वाला क्या हो जाएगा, घट जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में एक हेमिस्फीयर है, और हेमिस्फीयर का जो ये सेंटर सी वाला पॉइंट है वहां एक पॉइंट चार्ज क्यों रखा हुआ है अपन ने, और हमें क्या पता लगाना है कि इस हेमिस्फीयर में से कितना फ्लक्स जा रहा होगा। तो कुछ लाइनें ऐसे नीचे से जा रही होंगी, कुछ लाइनें ऐसे ऊपर से जा रही होंगी, तो आपको पता लगाना है कि इसमें से कितना फ्लक्स जाएगा। तो कैसे निकालेंगे इसमें जाने वाला फ्लक्स, इसमें जाने वाला फ्लक्स निकालने के लिए क्या करें अपन कि ऊपर एक और हेमिस्फेरिकल सरफेस रख दे, तो उससे क्या है कि पूरा स्फीयर बन जाएगा ये। अब पूरा स्फीयर बन जाएगा तो कुछ लाइनें ऐसे नीचे से जा रही होंगी और कुछ लाइनें ऐसे ऊपर से जा रही होंगी, तो जितनी लाइनें नीचे से जा रही होंगी क्या उतनी ही लाइनें ऊपर से जा रही होंगी, तो हाँ सिमेट्री से ऊपर और नीचे से बराबर जा रही होंगी। और अब क्या है कि हमने यहाँ जब यहाँ चार्ज क्यों रखा ना, तो उससे क्या हुआ, ये क्लोज सरफेस बन गया, तो समेशन क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन जीरो का यूज कर सकते हैं। तो हालांकि क्लोज सरफेस तो तब भी बनता जब यहां पर अपन ये सरफेस ऐसे हैं और ऊपर जो है अपन ऐसे कुछ डिजाइन ले लेते हैं ऐसे इस तरह से, तो क्लोज सरफेस तो तब भी बनता, लेकिन सिमेट्री से आधा जा रहा होगा, ये बिल्कुल कंफर्म ऐसे बोल पा रहे होंगे कि स्फीयर पूरा बना दिया, तो जितनी लाइनें ऊपर उतनी लाइनें नीचे। हालांकि इस क्लोज सरफेस के आने नहीं आने से लाइनों में संख्या में बदलाव नहीं आ रहा, ये सरफेस यहां नहीं होती तो भी लाइनें तो ऐसे ही जा रही होती, फिर भी कंफर्मेशन के लिए हमने जानकर ऊपर भी एक हेमिस्फीयर ले लिया, तो एक हेमिस्फीयर ऊपर लग दिया तो भाई पूरा स्फीयर बन गया, तो जितनी लाइनें नीचे से उतनी लाइनें ऊपर से। तो इसका मतलब इस वाला स्फीयर जब बना है ये स्फीयर, तो इसमें से फ्लक्स कितना, Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो, दिस इज थ्रू स्फीयर, स्फीयर में से जाने वाला फ्लक्स। तो हेमिस्फीयर में से जाने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, इसमें जाने वाला वो हो जाएगा अपने पास फ्लक्स थ्रू दिस हेमिस्फीयर इज इक्वल टू Q अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो। फ्लक्स थ्रू दिस हेमिस्फीयर इज Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब क्या है, अब चाहो तो बल्कि से आप ऊपर डिजाइनदार सरफेस बना दो, और अब बताओ अब नीचे से कितना जाएगा। तो इसके बनाने से थोड़े फर्क पड़ रहा है लाइनों में, वो तो होगी वही है, तो इसमें से भी Q बाई 2 एप्सिलॉन जीरो और उसमें से भी Q बाई 2 एप्सिलॉन जीरो। और
अब मान लो इसी सवाल में क्या किया अपन ने, इस चार्ज को पैरेलली शिफ्ट करके यहां पर लिया है, यह है हेमिस्फीयर, और पैरेलली शिफ्ट करके यहां ले आए, थोड़ा ऊपर नीचे नहीं ले गए हैं, सेंटर के अलोंग ही, सरफेस के अलोंग ही चार्ज क्यू को यहां पर ले आए। अब कितना फ्लक्स होगा इसमें से, तो फ्लक्स के अमाउंट में चेंज आएगा या वही रहेगा, तो आंसर है वही रहेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ एक सरफेस बनाते हो क्लोज ऐसे, यहाँ ऐसे एक हेमिस्फीयर और रखते हो, तो जितनी लाइनें ऊपर से उतनी लाइनें नीचे से, और सिमेट्री से ऊपर और नीचे से आधा आधा, इसलिए इस हेमिस्फेरिकल सरफेस से जो जाने वाला फ्लक्स होगा, फ्लक्स थ्रू दिस हेमिस्फेरिकल सरफेस विल बी Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तीसरा केस क्या है, इसी चार्ज Q को सेंटर से अलोंग सरफेस बस बाहर ले गए हैं, यहां की जगह बाहर, अब कितना फ्लक्स आएगा इसमें से, तो अब की बार जो फ्लक्स आएगा कितना बनेगा इस वाले केस के लिए, फ्लक्स की वैल्यू, फ्लक्स फॉर दिस क्वेश्चन इज 0। कैसे बनाए 0, जो भी लाइनें इसको कट कर रही होंगी या तो वो 2 बार कट कर रही होंगी या वो एक भी बार कट नहीं कर रही होंगी, तो या तो 2 बार कट कर रही है, एक भी बार कट नहीं कर रही। ये जो लाइन गई है वो सरफेस में से, मतलब इसमें से नहीं गई है ना, तो जो है या तो लाइन एक भी बार कट नहीं कर रही है या लाइन 2 बार कट कर रही है, इसलिए यहां से फ्लक्स कितना बना 0। अगर ये चार्ज यहां बिल्कुल इसी लाइन के अलोंग होने की जगह थोड़ा नीचे होता, तो फिर कुछ लाइनें ऐसी बनती जो एक ही बार कट कर रही होती, फिर हम वैल्यू नहीं बता पाते। हाँ, ये जरूर बता पाते कि फ्लक्स तब नॉन जीरो बन रहा होता, लेकिन इस अलोंग द सरफेस रखा, सरफेस की लाइन में ही यहां आकर के रखा, तो फिर फ्लक्स कितना बना 0। नेक्स्ट क्वेश्चन छोटा सा है, एक स्क्वायर है, स्क्वायर और साइड ए है उसकी, और स्क्वायर के सेंटर से a/2 ऊपर, ये बिल्कुल बीचों बीच वाला पॉइंट है सेंटर वाला, वहां से a/2 पर एक पॉइंट चार्ज क्यू रखा हुआ है, और हमें इसमें से स्क्वायर में से फ्लक्स निकालना है। जैसे अपन ने एक रिंग ली थी और रिंग के एक्सिस पर चार्ज क्यू लिया था, तो यहां तो हमने इंटीग्रेशन करके आंसर निकाल लिया था, लेकिन यहां तो अब इंटीग्रेशन से तो आंसर नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी हम इस सवाल को कर सकते हैं। इस सवाल में क्या लिखा हुआ है, चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस a/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्क्वायर, और इस स्क्वायर में से फ्लक्स बताना है। तो हम इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए अपन क्या करें कि एक क्यूब बनाएं, और क्यूब इस तरह से बनाएं कि उस क्यूब की एक साइड ये स्क्वायर बने, ऐसे ये क्यूब बनाया अपन ने, और ये चार्ज क्यू सेंटर पर है, और ये जो स्क्वायर है, ये वाला स्क्वायर, ये इसकी एक साइड बन जाए। तो अगर इसकी एक साइड बना है तो इसका मतलब फ्लक्स थ्रो क्यूब कितना बनेगा, फ्लक्स थ्रो क्यूब बनेगा Q बाय एप्सिलॉन 0। तो फ्लक्स थ्रो ईच सरफेस कितना बन जाएगा, फ्लक्स थ्रो ईच सरफेस बन गया Q बाई 6 एप्सिलॉन 0, और ये बना अगर Q बाई 6 एप्सिलॉन 0 हर सरफेस में से, तो ये स्क्वायर उसकी एक सरफेस ही तो है। लेकिन अगर ये A होकर ये a/2 की जगह कुछ और होता, तो फिर हमारे बस का नहीं था ये, तो जानकर पूछा तभी, जब ये A है तो a/2 ऊपर रखकर सिमेट्रिकल बने, ताकि स्क्वायर कंप्लीट करके हम इसका आंसर निकाल सके। तो फ्लक्स थ्रू दिस स्क्वायर इज Q बाय 6 एप्सिलॉन 0। नेक्स्ट एग्जांपल में, a point spherical charge is placed at the corner of the cube such that center of point spherical charge है बहुत छोटा सा है ना, लेकिन दिखाने के लिए थोड़ा बड़ा दिखा रखा है। स्फेरिकल चार्ज है, पॉइंट स्फेरिकल चार्ज, सेंटर ऑफ पॉइंट स्फेरिकल चार्ज इज एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब। तो क्या पता लगाना है, फाइंड फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस ऑफ क्यूब, क्यूब की हर सरफेस से जो है हमें फ्लक्स पता लगाना है, हर एक सरफेस से। तो कैसे पता लगाएंगे इसमें अपन, क्यूब की हर एक सरफेस से फ्लक्स पता लगाना है, तो हमें पता लगाना रहेगा कि इस क्यूब के अंदर यहां इसमें कितना चार्ज है, ये वाला, ये कितना है, समेशन क्यू इन कितना है। तो केमिस्ट्री में आप एससी बीसीसी एफसी वाला जो चैप्टर पढ़ लिया हो, तो आप आसानी से बता सकते हो इसको कि इसमें कितना चार्ज इसके अंदर अंदर आएगा, क्योंकि अंदर वाला चार्ज पता लग जाएगा तो फ्लक्स थ्रू क्यूब पता लग जाएगा अपने को पहले। तो फ्लक्स थ्रू क्यूब पता लगाने के लिए हमें अंदर वाला चार्ज पता लगे, समेशन क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन 0, यानी ये जो अंदर वाला चार्ज है ये पता लगे पहले अपने को। तो अगर हमें अंदर वाला चार्ज निकालना है, ये वाला, ये समेशन क्यू इन, ये वाला चार्ज, तो निकालने के लिए 2 तरीके हमने पास। पहला तरीका तो ये है कि जैसे ये ए साइड का क्यूब है, तो अगर अपने 2a साइड का क्यूब लें तो उसका वॉल्यूम कितना बनेगा 8a क्यूब, और इसका वॉल्यूम कितना है a क्यूब। तो a क्यूब का ये वाला क्यूब है और इसके कॉर्नर पे ये वाला चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे। अब 8 क्यूब लिए अपन ने, तो एक क्यूब ये, एक इसी के साथ, एक ये 4 तो ये हो गए और 4 ये ऊपर वाले हो गए,
और आठों क्यूब का ये कॉर्नर हो गया, आठों क्यूब का कॉर्नर हो गया, तो हर एक क्यूब के हिस्से में कितना चार्ज आया, क्यू बाई 8। तो ये जो चार्ज अंदर है वो कितना बना, क्यू बाई 8। तो समेशन क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन 0 बना क्यू बाई 8 एप्सिलॉन 0। ये है इस क्यूब में से टोटल फ्लक्स। इसी को निकालने के लिए दूसरा तरीका क्या अपना सकते हैं अपन, ये चार्ज क्यों यहां रखा हुआ है, जैसे ये कॉर्नर है, ये वाली पोजीशन जो है वो कॉर्नर है। अब ये वाली पोजीशन कॉर्नर है यहां पे, तो इसमें से ये क्यूब के ऊपर वाला सरफेस कट कर दिया अपन ने, तो आधा ये पार्ट गया, ये क्यूब है ऐसे इस तरह से, तो आधा चार्ज ये गया, आधा ये चला गया Q/4, और इसके अंदर वाला पोर्शन है तो इस चार्ज स्फीयर का आधा पार्ट इधर से कट गया, तो Q/8, तो Q का Q/2, Q/4 और Q/8, तो अंदर अंदर जो चार्ज बचा वो कितना बचा रह गया, Q/8। तो समेशन क्यू इन आ गया Q/8। दोनों में से जो भी तरीके से करना चाहो, एक तरीका तो ये कि 2a क्यूब का इसको सेंटर बना दो, तो a का कॉर्नर 2a का सेंटर, तो इसके हिस्से में 1/8 पार्ट आ गया। दूसरा यह है कि एक क्यूब है उसके कॉर्नर पे चार्ज है ऐसे ना, अब इस सरफेस से काट दो, ये क्यूब था ऐसे, तो इस सरफेस से काट दिया, इधर से काट दिया, ये दो सरफेस ये वाला और एक ये वाले कॉर्नर से काट दिया, तो Q/2, Q/4 और Q/8। तो समेशन क्यू इन हो गया Q/8। अब हमें क्या पता लगाना है, हर एक सरफेस से कितना फ्लक्स होगा, हर एक सरफेस से। तो हर एक सरफेस में से देखो, ये वाली जो सरफेस है इसे मैं अगर 1 कहूं, तो क्या ये वही वाला सवाल बन रहा है जो थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था कि कॉर्नर पर अगर एक चार्ज हो तो इसमें से जाने वाला फ्लक्स कितना, तो इस वाले का फ्लक्स का आंसर कितना आया था, 0 आया था। तो ऐसा वाला केस के लिए ये सरफेस बनी 1, 2 और तीसरी ये वाली, तो 3 सरफेस बन गई। तो 3 सरफेस के लिए जो फ्लक्स बना है वो कितना बना, 0। तो फ्लक्स थ्रू 3 सरफेसेस, 3 सरफेस से जो फ्लक्स बना वो कितना बन गया, 0। और जो बची हुई रिमेनिंग 3 है, ये वाली, एक वो सामने वाली, ये 4 था, तो 3 जो बनी, ये वाली ये वाली ये वाली, इनका तो 0, और ये जो बनी 1, 2, ये कॉर्नर यहां पर है, और 3, ये तीनों सिमेट्रिकल, तो इन तीनों से बराबर बराबर, तो 1/3 1/3, तो इसका 1/3, रिमेनिंग 3 उनसे कितना हो जाएगा, 1/3 यानी कितना, Q/8 एप्सिलॉन 0 का 1/3 यानी Q/24 एप्सिलॉन 0। तो जो 3 ये वाली हैं जहां पर चार्ज रखा हुआ है उनमें से 0, और बची हुई 3 जो सिमेट्रिकल हैं, 3 जो सिमेट्रिकल हैं उन तीनों में से कितना, 1/3 Q/24 एप्सिलॉन 0। 3 सरफेस से 0, 3 से Q/24 एप्सिलॉन 0। तो चार्ज कैसे रखा हुआ था, सेंटर पे पॉइंट स्फेरिकल चार्ज। और हर एक का हिस्सा निकालने के लिए अपन ने क्या किया, पहले तो अंदर अंदर कितना चार्ज आया वो हिस्सा पता लगाया, और फिर इस वाले सवाल की वजह से 3 में 0 और 3 से सिमेट्री में Q/24 एप्सिलॉन 0। अच्छा, इसी में अब मान लो 8 पोजीशन पर ऐसे चार्ज रखते हैं, 8 पर, 8 कॉर्नर पे रख दिया, तो अब सिर्फ एक सरफेस से कितना, जैसे 8 कॉर्नर पर रख दिया तो ये सामने वाली सरफेस है, क्यूब है ऐसे, तो ये वाली सरफेस से कितना, ये वाली सरफेस से, तो ये वाली सरफेस में से देखो चार्ज जो है ना वो तो ये वाला बना देगा, तो इन 4 के लिए तो कितना हो गया इस वाली सरफेस से 0, और जो सामने वाले 4 हैं उनके लिए सिमेट्री से हर एक से Q/24 एप्सिलॉन 0, और ऐसे कितने चार्ज हैं, 1 2 3 4, तो इस वाले सरफेस में उन चारों कारण मिलाकर कितना हो जाएगा, Q/24 एप्सिलॉन 0 इंटू 4 यानी कितना हो गया, Q/6 एप्सिलॉन 0। तो 8 कॉर्नर पे चार्ज रख दें तो किसी एक सरफेस से आने वाले का आंसर कितना आया, Q/6 एप्सिलॉन 0। कैसे, Q/24 एप्सिलॉन 0 इंटू 4, 8 में से 4 का 0 और 4 के लिए Q/24 एप्सिलॉन 0 इंटू 4।